अच्छा बेटा, आज की क्लास में हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उसका ताल्लुक जो है वो नॉन करेंट एसिड से है। आपको पहले हमने डिस्टिंक्शन बताई हुई है कि करेंट एसिड और नॉन करेंट एसिड में क्या डिस्टिंक्शन है। ऐसा एसिड जो विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड मुकम्मल तौर पे कैश में कन्वर्ट हो जाए या मुकम्मल तौर पर एक्सपायर हो जाए वो करेंट एसिड होता है। और ऐसा एसिड जिसको सेल करने के पर्पज से ना लिया जाए बल्कि यूज करने के पर्पज से लिया जाए और एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर तक बेनिफिट दे, एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में मुकम्मल तौर पर यूज हो और हर अकाउंटिंग ईयर में थोड़ा थोड़ा यूज हो, वो क्या कहलाता है? नॉन करेंट एसिड। अब नॉन करेंट एसिड की भी टाइप्स हैं, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। उसमें एक था टेंजिबल नॉन करेंट एसिड। तो दिस चैप्टर रिलेट्स टू टेंजिबल नॉन करेंट एसिड। टेंजिबल नॉन करेंट एसिड की जो एग्जाम्पल्स हैं, पहली बात है क्या ये? जिसका फिजिकल सब्सटेंस हो और एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर तक बेनिफिट दे और एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में यूज हो, ऐसा एसिड क्या कहलाता है? नॉन करेंट एसिड। तो नॉन करेंट एसिड, टेंजिबल नॉन करेंट एसिड। तो टेंजिबल नॉन करेंट एसिड जो है इसका एक स्टैंडर्ड है, दैट इज कॉल्ड IAS 16, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। तो अभी जो हम बातें करेंगे ना वो उससे रिलेटेड, उसमें से बातें कुछ होंगी, सही। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका चैप्टर। तो इसमें कुछ इतराई डिस्कशन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इस चैप्टर में हम डिस्कस किस चीज़ को करेंगे। जैसे हमने वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट डिसिप्लिन स्टार्ट किया था, तो आपको बताया था कि हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू कंप्यूट करने जा रहे हैं और उसके लिए हमें अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो हमने देखा कैसे होगा। इन्वेंटरी वैल्यूएशन में भी हमने बताया हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, एंडिंग इन्वेंटरी कंप्यूट करनी है, वो उसमें हमने देखा। तो अकाउंटिंग फॉर टेंजिबल प्लांट एसिड के अंदर जो हमारे पास डिस्कशन है वो इस चीज से रिलेटेड है कि टेंजिबल प्लांट एसिड यानी टेंजिबल नॉन करेंट एसिड को जब आप एक्वायर करेंगे, मतलब टेंजिबल प्लांट एसिड जब आपके बिजनेस में आएगा तो उसकी जिंदगी में कितने इवेंट्स आएंगे। तो यहाँ लिखे हुए देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंसिडरेबल इवेंट इन द लाइफ ऑफ टेंजिबल प्लांट एसिड। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आप एक मशीन परचेज कर रहे हैं, यूज करनी है आपको एक मशीन, तो उसकी लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहला इवेंट तो होगा उसे परचेज करके लाएंगे आप, यूज करेंगे, डेप्रिशिएट होगी। इसके अलावा उसकी मेंटेनेंस करवा सकते हैं आप, ऑयल चेंज होगा, मेंटेनेंस होगी, ओवरऑलिंग भी हो सकती है, पूरी मशीन खोल के दोबारा असेंबल हो गई। ऐसे भी हो सकता है वो मशीन एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि उस मशीन को आप अल्टर करें, उसको मतलब उसकी टेक्नोलॉजी को एडवांस करें। ऐसा भी हो सकता है, क्या कस्टमर कस्टमाइज भी कर सकते हैं और अल्टर भी कर सकते हैं उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, या उसके अंदर कुछ फंक्शंस को ऐड करने के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन कितने सारे काम हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको मुकम्मल तौर पर यूज करने से पहले ही बेच दें। ऐसा भी हो सकता है कि उसको मुकम्मल तौर पर यूज करने से पहले आप एक्सचेंज कर लें, या मुकम्मल तौर पर यूज करें और उसके बाद फेंकना पड़ेगा आपको वो। ऐसा भी हो सकता है मुकम्मल तौर पर यूज करने से पहले ही उसको आप हटा दें अपने पास से, बेचे नहीं, ऐसे ही डिस्कार्ड कर दें, रिटायर कर दें उसको। ऐसे में फिर कैश रिसीव नहीं होता, कोई और खरीदेगा ही नहीं उसको, क्योंकि इंडस्ट्री में वो यूज ही नहीं हो रही मशीनरी। कभी होता है ना ऐसा, क्या मशीनरी यूज कर रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब आपकी वाली मशीनरी जो है वो इतनी ओल्ड ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है कि कोई उसे परचेज करने के लिए, उठाने के लिए भी राजी नहीं है, लेकिन अभी वो मुकम्मल तौर पर यूज नहीं हुई है। तो फिर आप क्या करते हैं, ऐसी मशीनरी को रिटायर कर देते हैं। उस मशीनरी को यूज करके आपकी प्रोडक्टिविटी स्लो होगी, कम होगी। तो वैसे तो बहुत सारे इवेंट्स हैं टेंजिबल नॉन करेंट एसिड की लाइफ में, लेकिन 3 इवेंट बड़े कंसिडरेबल हैं। लेकिन ये कंसिडरेबल इवेंट्स पढ़ रहे हैं हम, यानी ये बहुत मेन इवेंट्स हैं। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आप टेंजिबल फिक्स एसिड यूज कर रहे हो और आपने ये एस्टिमेट किया था उसकी 10 साल लाइफ होगी, 4 साल बाद मालूम चला नहीं 10 साल नहीं, ये तो 15 साल चलेगा। ये भी एक इवेंट है। और बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, लेकिन कंसिडरेबल इवेंट्स 3 हैं। पहला इवेंट क्या है कि उसे परचेज किया जाएगा। दूसरा इवेंट क्या है कि उसे यूज करेंगे और डेप्रिसिएशन निकालेंगे। और तीसरा इवेंट क्या है कि उसका डिस्पोजल हो सकता है। डिस्पोजल मींस या तो उसको आप सेल कर देंगे या एक्सचेंज करेंगे, यानी पुराना ने देकर नया ले लेंगे, या रिटायर करेंगे, या फिर क्या कर देंगे, डिस्कार्ड। हमें क्या करना है, हमें ये तीनों कंसीडरेबल इवेंट्स पढ़ने हैं। और पहला इवेंट क्या है, एक्विजिशन या परचेज। एक्विजिशन या परचेज में करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि आपको ये कंप्यूट करना पड़ेगा कि जो आपने मशीन या बिल्डिंग या इक्विपमेंट या फर्नीचर आपने एक्वायर किया है वो आपको कितने का पड़ गया। उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या, आपको कितने का पड़ गया। तो यू हैव टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल नॉन करेंट एसिड। तो इसके लिए हमें कंप्यूटेशन करनी पड़ती है, ये कैलकुलेट करने के लिए कि ये एसिड हमें कितने का पड़ गया।
जितने का पड़ जाएगा उसी के लिहाज से हर साल आप डेप्रिशिएट करेंगे, और अगर डिस्पोजल हो रहा है तो फिर वो देखा जाएगा। अब आप मुझे बताएं परचेज आसान है या फिर मुश्किल काम है? आसान काम है परचेज, यानी अगर हम नॉन करेंट एसिड परचेज कर रहे हैं तो आपकी नजर में बहुत आसान सा काम है। अभी मैं आपसे कहूं कि आप जो है वो अपनी एक पर्सनल कार परचेज करें, मुश्किल हो गया। पर्सनल कार जो आप परचेज कर रहे हैं वो टेंजिबल नॉन करेंट एसिड जैसा ही है ना। तो बिजनेस जब अपनी मशीनरी परचेज करेगा, बिल्डिंग बनवाएगा, तो एक ये मुश्किल डिसीजन है भाई। इसे रिवर्स करना भी, रिवर्स करोगे ना डिसीजन, रिवर्स करने का मतलब क्या, मशीनरी खरीदी, यूज कर रहे हैं, बाद में बोला नहीं चाहिए मशीनरी हमें, जिससे आपको ह्यूज लॉसेज हो जाएंगे, क्योंकि वो मशीनरी भी मार्केट में भी सेल नहीं होगी, या सेल होगी तो बहुत कम दामों में सेल होगी। ये बड़ा अहम डिसीजन है और इसमें बहुत सारी पेमेंट्स इन्वॉल्व होती है। जैसे अगर आपको कोई मशीनरी खरीदनी है, नई टेक्नोलॉजी आई है, तो मशीनरी पाकिस्तान में थोड़ी मिलेगी आपको, फॉर एग्जाम्पल जापान में मिलेगी। अब आप जापान में टीम भेजेंगे, वो जाएगी वहाँ पे लगी हुई मशीनरी का मुआयना करेगी, फिर बताएगी, कंफर्म करेगी हाँ भाई ये मशीनरी हमारे लिए सही है। और भी डिफरेंट जगहों पे जाकर वो देखेंगे ना, जितने भी सप्लायर्स हैं उनसे कोटेशन लेंगे मशीनरीज के लिए, मशीनरी कितने कितने में अवेलेबल है। वो जाके ठहरेंगे वहाँ पर, तो यहाँ से जाएंगे तो टिकट लगेगा ना, जहाज में जाएंगे, वहाँ ठहरेंगे, होटल में पैसे खर्च हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के पैसे लग रहे होंगे, इधर उधर मूव कर रहे हैं वो। इसके अलावा जब आप मशीनरी परचेज कर लेंगे तो सप्लायर को पेमेंट करेंगे वहाँ पर, देखिए पेमेंट देंगे कितनी सारी हो रही है। इसके अलावा वहाँ पर सेल्स टैक्स भी देंगे उसकी गवर्नमेंट को। फिर जब आप बॉर्डर पर वो आएगी मशीनरी तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन भी लग रहा होगा, लोडिंग अनलोडिंग भी हो रही होगी, क्योंकि मशीनरी असेंबल थोड़ी हुई होगी, पार्ट्स में होगी, तो मजदूर उसको गाड़ियों में से उतारेंगे और गाड़ी में ला देंगे भी, तो उसके भी पैसे लेंगे वो। रास्ते का इंश्योरेंस भी करवाएंगे, उसके भी पैसे लगेंगे। और मशीनरी आ जाएगी तो जहाँ पे मशीनरी लगानी है वो जगह बनाएंगे आप, फाउंडेशन, वो भी फ्री में नहीं बनेगी, मैसन पैसे लेगा, माल मटेरियल लगेगा। फिर मशीनरी इंस्टॉल करवाएंगे तो उसके लिए इंजीनियर लाना पड़ेगा, इंजीनियर इंस्टॉल करेगा तो पैसे लेगा। फिर मशीनरी जब इंस्टॉल हो जाएगी तो आप डायरेक्ट मशीनरी चलाना थोड़ी शुरू कर देंगे, आप उसकी टेस्टिंग करेंगे कि आया कि ये प्रोडक्शन कैसी कर रही है। तो इंजीनियर जो होगा ना वो प्रोडक्शन करके दिखाएगा, उससे जो आउटपुट बनेगी वो आउटपुट भी मार्केट में सेल होगी, थोड़ी सी आउटपुट बनेगी, उस पर खर्चा होगा, मटेरियल लगेगा, लेबर काम करेगी। ये टेस्ट रनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। जब मशीन स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद भी खर्चे हैं, आपको उसका इंश्योरेंस करवाना होगा, फायर इंश्योरेंस। इसके अलावा उसकी मेंटेनेंस होगी, ओवरहॉलिंग मेंटेनेंस होगी, ओवरहॉलिंग होगी, ऑयल वगैरह चेंज होगा, यानी कि खर्चे लगे रहेंगे आपके पीछे जब तक आप मशीनरी को यूज कर रहे हैं। तो आपको प्रोडक्टिविटी दे रही है, वो अलग कहानी है। हम तो ये बात कर रहे हैं पेमेंट्स का एक अंबार लगा हुआ होगा मशीनरी से रिलेटेड। तो ये सारी की सारी पेमेंट्स मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगी। इनमें कुछ पेमेंट्स ऐसी होंगी जो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होंगी और कुछ इग्नोर होंगी। तो जो पेमेंट्स मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होती है ना, वो कॉस्ट निकालते वक्त आप ऐड करेंगे, वो कॉस्ट को बढ़ा देगी, और जो इग्नोर होती है उनको छोड़ देंगे आप। अब अगर आपको ये पता ही नहीं है कि कौन सी ऐड होंगी और कौन सी ऐड नहीं होंगी, तो आप क्या करेंगे, कुछ ऐसी पेमेंट्स को ऐड कर देंगे जो ऐड नहीं होनी चाहिए थी, और कुछ ऐसी पेमेंट्स को ऐड नहीं करेंगे जो होनी चाहिए थी। तो मशीनरी की जो कॉस्ट निकलेगी वो गलत निकलेगी। इट मीन्स वी हैव टू डिटरमिन what payments are to be added to the cost of tangible fixed asset and what payments are not to be added। जो ऐड होती है ना उनको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। क्या कहते हैं? हाँ, यानी नेसेसरी पेमेंट जैसी होती हैं वो। और जो ऐड नहीं होती उन्हें कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर द एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर द एसेट अमाउंट। वो एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो वो भी एसेट होगा ना। अभी फिलहाल हमें इस चीज को डिटरमिन करना है कि कौन सी पेमेंट ऐड होगी और कौन सी ऐड नहीं होगी। इट मींस वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, बिकॉज वी आर गोइंग टू ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर इनटू द कॉस्ट एंड वी आर टू इग्नोर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो अभी हम डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे इसका अभी, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल उठाएंगे और उसमें ये सारी पेमेंट्स दी हुई होंगी। तो हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी कि ये पेमेंट्स ऐड कर दो, ये पेमेंट्स इग्नोर कर दो। ऐड होने वाली ऐड करके एसिड की टोटल कॉस्ट निकलेगी। अगर टोटल कॉस्ट गलत निकल गई तो डेप्रिसिएशन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने टोटल कॉस्ट निकाली है 2 लाख जो कि गलत निकाली आप, तो डेप्रिसिएशन भी 2 लाख के हिसाब से निकालोगे ना, फिर तो डेप्रिसिएशन भी गलत होगा, डिस्पोजल भी गलत हो जाएगा। इट मींस परचेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस परचेज से पहले मैंने आपको लिस्ट प्राइस, स्टेट डिस्काउंट वगैरह बताया था, नहीं बताया था? वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मुझे क्वेश्चन नहीं करवाने देना। पहले आप बोलिएगा सर वो ट्रेड डिस्काउंट और लिस्ट प्राइस वगैरह वो एक्सप्लेन करना, सही है। सो व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव?
व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव? वी आर टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल नॉन करेंट एसेट। और कंप्यूट करने के लिए अभी हम दो बातें करने जा रहे हैं, ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड इग्नोर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड होंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इग्नोर होंगे, इसके लिए हम इन दोनों को पढ़ रहे हैं। यानी अभी हम कहाँ मौजूद हैं? परचेज एंड एक्विजिशन पर। परचेज में क्या करना है? एसेट की कॉस्ट निकालनी है। और कॉस्ट निकालते वक्त देखिए क्या करते हैं, ये है कॉस्ट निकालने का तरीका। क्या तरीका है? कंप्यूटेशन ऑफ परचेज में हम पढ़ेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट, डिडक्ट करते हैं कैश डिस्काउंट। ये दोनों आपको नहीं पता है, मैं बताऊंगा अभी आप। अभी हम इस पे बात करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड करना है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इग्नोर करना है। एक्सपेंडिचर क्या होती है? एक्सपेंडिचर पेमेंट को कहते हैं। अगर आप कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, नॉन करेंट एसेट, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी पेमेंट्स होंगी। उन पेमेंट्स में आपको डिस्टिंक्शन करना है कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड क्यों होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इग्नोर क्यों होता है, इस पर भी डिस्कशन होगी हमारी। फिलहाल हम ये समझेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, और जब हम ये खत्म कर लेंगे, एंड हो जाएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, तो आपको खुद ब खुद ये बात भी समझ में आ चुकी होगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैं ऐड क्यों कर रहा हूं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इग्नोर क्यों कर रहा हूं। अभी आप अपने आप को लिमिटाइज कर लें टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। आइए देखते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। सिर्फ यहां यूज नहीं होगी, अकाउंटिंग में बहुत सारी जगहों पे आपको मिलेगी कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मुतालिक बात। तो सबसे पहली, अच्छा मैं आपको अगर एक लिस्ट दे दूं कि भाई ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, ये नजर आए तो ये पेमेंट्स एसेट्स की कॉस्ट में ऐड कर देना, और ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, इनको इग्नोर कर देना, तो सही बात है। ऐसा करना चाहिए मुझे? नहीं करना चाहिए। अगर मैं ऐसे कर दूं तो आपको वो लिस्ट मिल गई जो मैंने प्रोवाइड किया, लेकिन अगर उस लिस्ट के अलावा कोई आइटम आ गया तो फिर आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि वो ऐड होगा या नहीं? इसके लिए हम क्राइटेरियाज भी पढ़ेंगे और आपको एग्जांपल्स भी देंगे। एग्जांपल भी देंगे, एग्जांपल के बारे में क्या समझेंगे आप, लेकिन हम क्राइटेरियाज बताएंगे। इफ यू कम अक्रॉस एनी एक्सपेंडिचर दैट इज नॉट इन द लिस्ट, तो आप इस क्राइटेरिया से पहचानेंगे कि वेदर टू ऐड और इग्नोर। तो सबसे पहला क्राइटेरिया कैपिटल एक्सपेंडिचर का हम पढ़ने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब इसको समझते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एनी एक्सपेंडिचर, फिर एग्जांपल हम देंगे इसकी आप, दैट इज नेसेसरी। अब एक वर्ड आया नेसेसरी। अब आपसे पूछेंगे नेसेसरी का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे जरूरी, यही मतलब है ना, सही बोले मतलब। लेकिन नेसेसरी को जब हम बोलेंगे ना यहाँ पर, तो आप इसको ऐसे दिमाग में लीजिएगा कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा। नेसेसरी का मतलब क्या होता है? इसके बगैर काम नहीं चलेगा, अगर ये नहीं हुआ तो फिर काम नहीं हो सकता। नेसेसरी उसी को कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन नेसेसरी है ना आपके लिए, नहीं होगी तो मर जाएंगे आप, जी नहीं सकते। तो नेसेसरी कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसी पेमेंट जो नेसेसरी हो और रीजनेबल भी हो। रीजनेबल क्या होता है? अब रीजनेबल की आपने पहले देख लिया है, अच्छा मैंने पहले बताया था। यानी अगर आप किसी के सामने डिस्कस करेंगे पेमेंट मैंने की है, तो बोलेगा हाँ यार ये पेमेंट तो सही किया आप। तो आपकी जो भी पेमेंट होगी वो नेसेसरी भी होनी चाहिए, रीजनेबल भी होनी चाहिए। मैं ख्याल में डेफिनेशन डिस्कस हुई है पहले। लेकिन किस लिए? प्लांट एसिड को एक्वायर करने के लिए या उसको यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए। अब मुझे एक बात बताएं, आप अगर रास्ते का इंश्योरेंस पे कर रहे हैं या रास्ते की ट्रांसपोर्टेशन पे कर रहे हैं, ये नॉन करेंट एसिड को हासिल करने के लिए कर रहे हैं या यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए कर रहे हैं? हासिल करने का मतलब क्या होता है? जब तक फैक्ट्री में नहीं आ जाएगी ना, मतलब आपकी कंपनी की प्रीमिसेस में नहीं आ गई, एसिड आपका हासिल नहीं हुआ, उसके बाद फिर यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए काम शुरू हो जाएगा। आप मुझे बताएं ट्रांसपोर्टेशन क्यों पे करते हैं आप एसिड को एक्वायर करने? इंस्टॉलेशन क्यों करते हैं? यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए। रास्ते का इंश्योरेंस हासिल करने के लिए। इंपोर्ट ड्यूटी हासिल करने के लिए। तो अगर कोई भी आप पेमेंट करेंगे ना, या तो एसिड को हासिल करने के लिए होगी या उसको यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए। ये पेमेंट नेसेसरी भी होनी चाहिए, रीजनेबल भी होनी चाहिए, तब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अभी हटा दें फिक्स एसिड को, एक जनरल एग्जाम्पल। आप गाय परचेज करके लाए बकरीद पर,
तो जब गाय लाएंगे तो रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन अदा करेंगे आप। ये ट्रांसपोर्टेशन गाय को एक्वायर करने के लिए नेसेसरी है। हाँ, इसके बगैर तो गाय नहीं आएगी, कंधे पे उठा के थोड़ी लाएंगे या चला के थोड़ी लाएंगे। अगर आपके घर के करीब हो मंडी तो फिर आप चला के ले आते, ट्रांसपोर्टेशन का फिर नेसेसरी नहीं होती। लेकिन अभी ये नेसेसरी है, रीजनेबल है। रीजनेबल मतलब अब्बू का आगे बता रहे हैं हम गाय लाए हैं और हम जो है वो सुजुकी में डाल के लाए हैं, ऐसे कुछ बोले हम, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे गलत किया, तुम लोगों को चला के लेके आनी चाहिए थी, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। इसका मतलब है ये जो पेमेंट आपने ट्रांसपोर्टेशन की है गाय के लिए, ये नेसेसरी भी है, रीजनेबल भी है। अब अगर गाय आपने खरीदी है 2 लाख की, ट्रांसपोर्टेशन दिया आपने 5,000, तो ये जो 5,000 है ना, ये गाय की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। और आप ये नहीं बोलेंगे गाय 2 लाख की है, आप बोलेंगे गाय 2,05,000 की। लेकिन आप सुजुकी में लेकर आ रहे थे और ट्रैफिक का कोई कानून तोड़ दिया, किसने? आपके ड्राइवर ने, और उसने आपसे ही पैसे दिलवाया उसको। किसको? ट्रैफिक पुलिस को। तब आप मुझे बताएं ये जो पेमेंट आपने की है, क्या ये नेसेसरी है गाय लाने के लिए? हाँ नेसेसरी है भाई, इसके बगैर तो गाय आएगी नहीं, वो छोड़ेगा नहीं आपको। बोलेगा गाय में अंदर डाल दो, बंदे में अंदर डाल दो। नेसेसरी तो है लेकिन रीजनेबल नहीं है। रीजनेबल मतलब आप घर आके बताएं हमने गाय लाए थे और हमने ट्रैफिक का कानून तोड़ के उनको पैसे भी दिए, बड़ा मजा आया, तो घर वाले खुश थोड़ी होंगे, बोलेंगे यार ये क्या तुम लोगों ने फजूल में पैसे दायर कर दिए, 1,000 रुपये दिए उसको आपने। तो ये जो 1,000 रुपये आपने दिए ना, ये रिश्वत है या जो भी है, ये नेसेसरी तो है, रीजनेबल नहीं है। तो ये गाय की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। गाय क्यों ला रहे हैं आप? कुर्बानी मतलब गोश्त बांटने के लिए ना। यानी आपकी फाइनल प्रोडक्ट क्या है? अगर आपका मकसद गोश्त बांटना है, तो आपकी फाइनल प्रोडक्ट वो गोश्त की थैलियां बन जाएंगी ना, वो होंगी। एज्यूम कर लेना। नहीं मतलब गोश्त बांट रहे हो ना यार, बिरयानी कहां से आ गई? गोश्त बांट रहे हैं ना आप, ये एग्जाम्पल को इधर उधर लेके नहीं जाओ। अब आपको चाहिए वो पैकेट जिसके अंदर गोश्त जो है वो आप रखेंगे। तो मुझे बताएं कसाई को जो आप पेमेंट करेंगे, कि अगर आपने गाय परचेज की है, अगर आपका मकसद ये है कि आप वो जो है गोश्त हासिल करेंगे, तो कसाई को आप पैसा देंगे, क्या वो गोश्त हासिल करने के लिए नेसेसरी पेमेंट है और रीजनेबल है? रीजनेबल भी है, तो ये आपकी गाय की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अब एक बात बताएं, रमजान के दिन है, आप जो है वो बाजार गए हैं फ्रूट लाने, फ्रूट आप गए और परचेज किया आपने 600 रुपये के, आप वापिस आ रहे हैं तो आपने ट्रांसपोर्टेशन अदा की, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज। अब आप मुझे बताएं ये फ्रूट के अंदर ये जो 50 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन है, ये ऐड होगी क्या? फ्रूट को खाने के लिए लिए ना आपने, ये जो 50 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन है, ये पे करना नेसेसरी है? क्यों नहीं है? पैदल चल के आओगे, रमजान में खा लोगे वहीं पर। रमजान बोला है, जब ही इसी वजह से रमजान बोला है। अगर रमजान के दिन ना हो और वहीं खड़े होकर आप खा सकते हैं सारे फ्रूट, तो ये 50 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन नेसेसरी नहीं होगी। लेकिन अभी इस कंडीशन में नेसेसरी भी है, रीजनेबल भी है। इसी वजह से आप फ्रूट 600 के नहीं बोलेंगे, 650 के बोलेंगे। आपने अंकल देखे होंगे, कोई अंकल रास्ते में ठेले पे खड़े होकर सारे केले खा रहे होते होंगे, देखे आपने? वो घर नहीं ले जाना चाह रहे, सारे वहीं खा लिए, गलत हरकत। तो ये जो अंकल हैं, इनके लिए केले कितने के हुए? जितने के खरीदे उन्होंने। लेकिन दूसरे अंकल जो घर लेके जा रहे हैं, उनके जो वो जो केले परचेज कर रहे हैं, वो यूजेबल कहाँ पर होंगे? घर पर जाकर। इसी वजह से वो ट्रांसपोर्टेशन उस केले की कॉस्ट में ऐड होगी। नेसेसरी भी है, रीजनेबल भी है। इसका मतलब ये देखिए, एक जनरल एग्जाम्पल्स है कुछ। आप इसी तरीके से मशीनरी में भी देख सकते हैं कि आप ऐसी परचेज करके ला रहे हैं, आप रास्ते की ट्रांसपोर्टेशन अदा कर रहे हैं, या रास्ते का इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, या इंपोर्ट ड्यूटी दे रहे हैं। ये एसिड को एक्वायर करने के लिए नेसेसरी भी है और रीजनेबल भी है। अब रास्ते का इंश्योरेंस आप करवा रहे हैं, क्या इंश्योरेंस करवाना नेसेसरी है? बिजनेस में इंश्योरेंस नेसेसरी होता है, बिजनेस की तो बात है ये। आप मशीनरी खरीद के क्यों ला रहे हैं? घर पर यूज कर रहे हैं। बिजनेस में हर चीज का इंश्योरेंस करवाया जाता है और बिजनेसमैन इसको नेसेसरी भी एज्यूम करता है, और उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो वो रीजनेबल भी एज्यूम करता है। तो रास्ते का इंश्योरेंस ये होता है कि आपको अगर किसी चीज में नुकसान का अंदेशा हो, तो आप इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं कुछ, उनके पास जाके उनको एक
नॉमिनल सा प्रीमियम यानी कुछ पैसे पे करोगे ना, तो फिर वो इंश्योरेंस कर देते हैं उसका। इंश्योरेंस मीन्स कि अगर उसको नुकसान हुआ उस चीज को, तो फिर उसका कुछ परसेंट या फिर मुकम्मल तौर पर अमाउंट आपको वो देंगे, आपके नुकसान की तलाफी करेंगे। अब ऐसा होता नहीं है ना कि नुकसान होता रहे। अब मुझे बताएं, अगर 1 लाख लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो नुकसान कितने परसेंट लोगों को होगा? वो इंश्योरेंस कंपनी चला रहे हैं तो उन्हें पता है कि बहुत कम लोगों को नुकसान होता है, तो उनको फायदा ही होता है इंश्योरेंस के अमाउंट से जो प्रीमियम जा रहा होता है। जैसे अगर तुम्हारा मेडिकल इंश्योरेंस करवा दिया जाए, तो मेडिकल इंश्योरेंस का मतलब है अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारा इलाज वो करवाएंगे जिस लिमिट के अंदर बात हो रही है। अब तुम्हें कुछ होगा जरूरी है, देखा जाएगा ना, अगर तुम बूढ़े इंसान हो तो करेंगे नहीं तुम्हारा इंश्योरेंस, करेंगे भाई इसको तो होगा ही होगा। लेकिन अगर आप लोगों का इंश्योरेंस करवाया जाए तो आप लोगों को तो बीमारी मतलब अभी तो मुश्किल है कि आप लोग बीमार हो, बहुत कम, नज़ला खांसी के लिए आप थोड़ी जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास के मेरा इलाज करवाओ, वो खुद ही कर लेंगे आप। इंपोर्ट ड्यूटी जब आप बॉर्डर पर आते हैं ना अपना एसिड लेके, तो जो कंट्री होती है हमारा कंट्री, वो हमसे इंपोर्ट करने का टैक्स लेता है, कस्टम वाले, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ड्यूटी। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी कमोडिटी को बाहर भेज रहे हैं तो इसके लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी हो सकती है। इंपोर्ट ड्यूटी तो होती ही होती है। इंपोर्ट असल में इंपोर्ट रोकना चाहते हैं ना, तो इस पर टैक्स ज़्यादा लगाते हैं। तो इंपोर्ट ड्यूटी आप पे ना करें तो आप मशीनरी को यूजेबल कंडीशन में ला ही नहीं सकते। तो इंपोर्ट ड्यूटी पे करना एसिड को हासिल करने के लिए नेसेसरी भी है, रीजनेबल भी है। अच्छा, इंस्टॉलेशन बनाना नेसेसरी है? पहले बताओ, एसिड को हासिल करने के लिए यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए इंस्टॉलेशन नेसेसरी है। इसके बगैर तो मशीन नहीं चलाएंगे, ऐसी जमीन पर रख के चला देंगे आप। और रीजनेबल भी है कि बॉस को बोलेंगे मैंने इंस्टॉल करवाया है, खुद नहीं कर सकते आप इंस्टॉल, इंजीनियर से इंस्टॉल करवाएंगे तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो बॉस खुश होगा, बोलेगा हाँ सही है यार, सही काम करवाया तुमने। तो ये रीजनेबल भी है, ये भी एसिड की कॉस्ट में क्या होगी, ऐड होगी। फाउंडेशन बनवाएंगे तो फाउंडेशन के बगैर तो एसिड नहीं चलेगा। जहां लगना है ना एसिड, वो जगह जो बनाते हैं ना उसे फाउंडेशन कहते हैं। तो फाउंडेशन बनवाना, इसकी पेमेंट जो होगी वो नेसेसरी भी है, रीजनेबल भी है। तो ये एसिड की कॉस्ट में ऐड होगा। अभी क्यों ऐड होगा, अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो सारी मैंने पेमेंट बोली है ये इस डेफिनेशन पर पूरा उतर रही है। अब एसिड लेके आ रहे थे, कंपनी में आके ट्रक रुका, जब अनलोड कर रहे थे तो मजदूर ने एक पार्ट गिराकर तोड़ दिया। मुझे बताएं, ये जो रिपेयरिंग होगी, क्या ये एसिड को यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए नेसेसरी है? इसके बगैर तो एसिड नहीं चलेगा। रीजनेबल है? बॉस को जाके बता रहे हैं, वो मशीन हम लाए थे, वो अनलोडिंग कर रहे थे, हमने तोड़ दी और उसके बाद फिर उसमें जोड़ भी दिया है। तो बॉस बोलेगा जबरदस्त, तुम्हें इस वजह से रखा था कि तुम मशीन लाओ, ऐसे अगर होता तो मैं नॉर्मल बंदे ही भेज देता, तुम्हें क्यों छोड़ा था मैं? इसका मतलब है ये पेमेंट रीजनेबल नहीं है, ये एसिड की कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। तो हर वो पेमेंट जो एसिड को हासिल करने के लिए नेसेसरी और रीजनेबल हो, या यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए नेसेसरी और रीजनेबल हो, वो एसिड की कॉस्ट में ऐड होती है। अब ऐड क्यों होती है? अच्छा, वो जो पेमेंट्स ऐड नहीं हो रही, जैसे मैंने आपको क्या बताया, रिपेयरिंग ड्यू टू निग्लिजेंस, केयरलेसनेस की वजह से जो रिपेयरिंग हुई है, ये एसिड की कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। जो आपने फाइन पे किया, चालान, वो भी ऐड नहीं होगा। उन्हें कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। क्या कहते हैं? तो अभी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के डेफिनेशन और क्राइटेरियाज पढ़ रहे हैं, उसका रिवर्स क्राइटेरिया है किसका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये ऐड क्यों होती हैं पेमेंट्स, इंस्टॉलेशन वगैरह ये सारी? एक बात बताएं, आप मशीन की इंस्टॉलेशन जो कर रहे हैं, इससे आपको फायदा कब होगा? तब तक जब तक मशीन चलेगी। अब फॉर एग्जाम्पल मशीन की लाइफ 15 साल है, तो इसका मतलब ये इंस्टॉलेशन आपको 15 साल तक फायदा देगी। और जो चीज़ आपको 1 से 10 साल तक फायदा देगी वो एक्सपेंस थोड़ी होती है, वो तो एसिड होती है। इसी वजह से उसको एसिड बनाने के लिए ना हम मशीन की कॉस्ट में इसको क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। इंस्टॉलेशन को, इंपोर्ट ड्यूटी को, इसको अलग से नहीं लिखते, इसको मशीन की कॉस्ट के अंदर ही, या बिल्डिंग की, अगर बिल्डिंग पे कुछ हो रहा है एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, मार्बल लगा रहे हैं उस पर, तो मार्बल जो लगा रहे हैं ये एसिड को यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए नेसेसरी है? नहीं भाई, कंपनी की बिल्डिंग है यार, ऑफिस बना रहे हो, क्या फर्श लगाओगे वहां पे? मार्बल लगाओगे आप? मार्बल लगाना नेसेसरी है। बैंक है फॉर एग्जाम्पल आपका, अब मार्बल के बगैर तो नहीं चलेगा। वो रीजनेबल है? तो ये मार्बल जो लगा रहे हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये बिल्डिंग कॉस्ट में ऐड होगा। अब मुझे बताइए मार्बल आपको कब बेनिफिट देगा? जब तक नॉर्मली मतलब बिल्डिंग की लाइफ तक चल जाता है वो, लेकिन जरूरी नहीं है मैं 1 से 10 साल तक तो बेनिफिट देगा ही देगा। इसका मतलब ये मार्बल एक्सपेंस नहीं है। नॉर्मल बंदा ना, जिसको अकाउंटिंग नहीं पता होती,
वही चीजों का एक्सपेंस एज्यूम करके बैठ जाते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्टेशन अदा की, और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है ही नहीं, क्योंकि उससे अभी आपको कारोबार, अभी कोई भी फायदा नहीं हुआ उससे आपको। उससे फायदा तो आपको उस वक्त होगा जब मशीन आप यूज करेंगे। इसी वजह से आप उसको मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। अभी क्या फायदा हुआ? फायदा किस टर्म में होता है? फायदा होता है रेवेन्यू अर्न करके। अब मशीन जब इस्तेमाल ही नहीं हुई, अभी यूनिट प्रोड्यूस नहीं हुए, तो जो ट्रांसपोर्टेशन आपने अदा की, इससे आप क्या आपने बेनिफिट लिया? कोई बेनिफिट नहीं लिया। इस ट्रांसपोर्टेशन से तो मशीन लाने के लिए पे की गई है, इससे बेनिफिट होना उस वक्त शुरू होगा जब मशीन यूनिट बनाना शुरू करेगी और वो यूनिट मार्केट में बिकेंगे। फिर उससे जो पैसे आएंगे उसको आप बोलेंगे हाँ भैया मुझे फायदा हो रहा है। इट मीन्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस क्या होता है? जो इसी साल एक्सपायर हो गया और बेनिफिट दे दे। तो नॉर्मल बंदा इसको क्या समझेगा? देखिए नॉर्मल बंदा तो अगर नहीं एक्सपेंस बोल देगा। नॉर्मल बंदा जो है, जो अकाउंटिंग नहीं जानता है, फाइनेंस नहीं जानता, वो तो घर में अपना टीवी भी परचेज करके ला रहा है ना, वो बोलता है एक्सपेंस हो गया। हालांकि टीवी जो लाया जा रहा है वो एक्सपेंस थोड़ी है, एसिड है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 1 से 10 साल तक फायदा मिलेगा। अब टीवी रिपेयर करवा रहे हैं, अब मुझे बताया रिपेयरिंग जो हो रही है इससे फायदा कब तक मिलेगा आपको? क्यों? हर साल की रिपेयरिंग आपको दोबारा करवानी पड़ती है। दोबारा खराब होगा फिर रिपेयरिंग करवाएंगे। रिपेयरिंग रिकरिंग है, रिपेयरिंग आपको बार बार करवानी पड़ती है। अच्छा तो अभी बात करते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पहला क्राइटेरिया सामने आया, कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखी और हमने देख लिया कि इसे हम क्यों एक्सपेंस नहीं बोलते, क्योंकि इससे बेनिफिट आपको 1 से 12 अकाउंटिंग ईयर तक होता है। और मैंने कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी एग्जांपल दिया आपको। कौन सी? रिपेयरिंग और फाइन, और भी हो सकते आएंगे अभी। और सुनिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के 5-6 क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे। किसी एक क्राइटेरिया पर भी अगर कोई एक्सपेंडिचर पूरा उतर जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। सारे क्राइटेरिया पर पूरा उतरना जरूरी नहीं है। एक भी क्राइटेरिया हो सकता है, 1 से ज्यादा क्राइटेरिया पूरा उतर रहा हो सकता है, एक पे उतर रहा हो, एक पर भी उतर जाए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आ रहा है। एनी एक्सपेंडिचर दैट इज पेड ओनली वंस इन द लाइफ ऑफ टेंजिबल प्लांट एसेट। टेंजिबल प्लांट एसेट की लाइफ में एक दफा अदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, सप्लायर को जो आप पैसे देंगे कितनी मरतबा देंगे? 1 मरतबा। इंपोर्ट ड्यूटी 1 मरतबा, ट्रांसपोर्टेशन 1 मरतबा, रास्ते का इंश्योरेंस 1 मरतबा, इंस्टॉलेशन नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं, फाउंडेशन 1 मरतबा बनाएंगे, इंस्टॉलेशन मशीन की 1 मरतबा करेंगे। लेकिन वो जो फाइन आपने पे किया हुकूमत को, हो सकता है दोबारा कोई कानून तोड़ दें आप फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री वो आ जाए इंस्पेक्टर, आपको फाइन पे करना पड़ जाए। रिपेयरिंग जो करवाएंगे वो बार बार करवानी पड़ेगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एसिड की लाइफ में नॉर्मली एक ही दफा अदा होता है। अब एक बात बताएं, जो मशीनरी आप लाके इंस्टॉल कर रहे हैं, एज्यूम करें हमारे पास लॉ है कि उसको चलाने के लिए ना उस मशीनरी की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। एज्यूम करें जैसे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होती है। अब बताएं ये जो रजिस्ट्रेशन आप करवा रहे हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कैसे? पहले डेफिनेशन के मुताबिक देखो, सिर्फ बोलना नहीं है, एक्सप्लेन भी करना है। क्या ये एसिड को यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए नेसेसरी है? हाँ। रीजनेबल है? क्योंकि इसके बगैर आप एसिड चला नहीं सकते, वो इंस्पेक्टर चलाने नहीं देगा। और रीजनेबल क्यों है? हर पार्टी इसको एक्सेप्ट करेगी कि सही है। दूसरी चीज, ये रजिस्ट्रेशन कितनी मरतबा करवानी पड़ेगी आपको? एक ही दफा। तो ये पेमेंट एसिड की लाइफ में एक दफा अदा होगा। लेकिन एक चीज होती है लाइसेंस। लाइसेंस किसका होता है? आपके पास बाइक है, लाइसेंस है, एज्यूम करें लाइसेंस है आपके पास। अब जो बाइक आप चला रहे हैं आपके पास लाइसेंस है, तो ये लाइसेंस किसका है? बाइक का है या आपका है? आपका है, बाइक का थोड़ी। आपका है कि आप बाइक चला सकते हो। मतलब अगर आपने लाइसेंस बनाया ना बाइक का लाइसेंस, वो लाइसेंस ये होता है कि आपको इजाजत है कि आप बाइक चला सकते हो। वो आपके लिए लाइसेंस बना हुआ है, बाइक के लिए नहीं बना हुआ। बाइक चलाने की आपको परमिशन है। समझ में आई बात आपको? आप अगर फॉर एग्जांपल वो आपकी बाइक का लाइसेंस होता तो दूसरे की बाइक चलाते हुए वो लाइसेंस आप छोड़ शो कर सकते। आपने बाइक का लाइसेंस बना लिया, आप किसी की बाइक चला के आप वो लाइसेंस शो कर सकते हो कि मेरे पास लाइसेंस है। अगर वो आपकी बाइक का लाइसेंस होता तो दूसरे की बाइक पर बैठकर अगर आप चला रहे होते तो सॉरी फार्मी अड्डा नहीं, तो वो ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेता ना। ओके, तो हम ये कह रहे हैं कि लाइसेंस आपने बनवाया मशीनरी के लिए,
ऐसे पता चलेगा कि उस बाइक के पेपर आपके नाम पे नहीं होंगे। बाइक के अपने पेपर्स होते हैं और आपका अपना नाम पे लाइसेंस होगा, आपका एनआईसी होगा। तो जो गाड़ी के पेपर्स हैं और आपका लाइसेंस है उसको मैच करेगा तो नाम डिफरेंट आया, एनआईसी डिफरेंट। सही है? ओके, थैंक यू सो मच। जब दो क्या करता है, लाइसेंस दो, गाड़ी के पेपर दो, एनआईसी दो, सारा मांगता है। एनआईसी देखकर पहले देखता है कि भाई तुम हो या नहीं, जो लाइसेंस में नाम लिखा हुआ है, शक्ल वकल देखता है तुम्हारी, हाँ भाई वही बंदा है। फिर उसके बाद वो लाइसेंस चेक करता है कि भाई एक्सपायर तो नहीं हुआ तुम्हारा ही नाम पर है या नहीं है, और वगैरह वगैरह। फिर गाड़ी के कागजात चेक करता है। फिर उसके बाद ये बोलता है कि आपकी जो है ना सामने की हेडलाइट टूटी हुई है, चालान हो। समझ में आ रही बात? ये ऐसे हाँ लेना है ना, जाहिर सी बात है, रेवेन्यू अर्न नहीं करेंगे आप क्या। बहरहाल इसके बारे में ज्यादा नहीं बुलवाएं, दिस इज सियासी इशू, मतलब गवर्नमेंट लेवल का इशू है, हमें कुछ नहीं करना चाहिए इस बारे में। भाई आपको वो बोल रहे दे दे, वो गवर्नमेंट चला रहे हैं, आप दे दे, खत्म करें। मुझे एक बात बताएं, तो लाइसेंस जो आपने मशीन का बनवाया है वो मशीन का नहीं है, वो आपका लाइसेंस है कि आप मशीन चला सकते हैं। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? दोबारा से लाइसेंस, अपना लाइसेंस चाहिए। यानी इस लाइसेंस का ताल्लुक असल में मशीन से है ही नहीं, इस लाइसेंस का ताल्लुक तो कंपनी से है। अगर ये मशीन किसी को बेच दी जाए तो उसे तो लाइसेंस अपना बनवाना पड़ेगा। इसका मतलब है मशीन से कनेक्टेड नहीं है, ये उस कंपनी से कनेक्टेड है। इस वजह से जब इसका ताल्लुक ही एसिड से नहीं है तो फिर तो कैपिटल रेवेन्यू की कहानी खत्म हो गई ना। फिर तो आप इसे एक्सपेंस बना दें, इसको मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। ओके, तो दो क्राइटेरियाज आ गए। हर वो पेमेंट जो एसिड को हासिल करने के लिए नेसेसरी और रीजनेबल हो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड होगा एसिड की कॉस्ट में, और एसिड की लाइफ में एक दफा आता हो। तीसरा क्राइटेरिया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एसिड की लाइफ में 1 से ज्यादा साल तक फायदा, 1 से ज्यादा अकाउंटिंग तक फायदा देते हैं। जैसे लाइसेंस जो आप बनवाते हैं ना, हर साल के लाइसेंस की अलग फीस होती है। अगर आपकी नॉलेज में बात हो तो, अगर आप 5 साल का आपने लाइसेंस बनवाया है तो हर साल की अलग अलग फीस आपने पे की है 5 सालों को मिला के। फॉर एग्जाम्पल 1 साल की फीस 10,000 है, 5 साल का लाइसेंस बनवाओगे तो 5 साल की फीस लेगा ना 50,000। 8 साल की अलग अलग फीस है। वो जो लाइसेंस है एक ही साल में, जो आपने 1 साल की फीस है वो एक ही साल में बेनिफिट देके खत्म हो जाएगी। इंस्टॉलेशन करवा रहे हो 1 से 10 साल तक फायदा, फाउंडेशन 1 से 10 साल तक फायदा देगा, रास्ते का इंश्योरेंस उस वक्त फायदा नहीं दिया, फ्यूचर में फायदा देगा। बहरहाल ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक और क्राइटेरिया सुनिएगा, बड़ा जबरदस्त क्राइटेरिया है। अब मशीनरी लेके आ गए ये सारी पेमेंट्स करके, और आपके पास पर्ची आ गई, कितने पैसे पहुंचा दो, समझ रहे हैं ना। अब आपने बोला यार ये तो बड़ा मसला हो गया, ये पर्चियां आती रहेंगी तो मैं कमाऊंगा क्या। आपने जो है वो चोरी छुपके कंपनी बेचने के लिए निकाल दी, और आपसे एक बंदा खरीदने के लिए आया। अब आप मशीन के बारे में बात कर रहे हो उससे, आप बोले देखो मैं मशीन लाया था मैंने इंपोर्ट ड्यूटी दी, ट्रांसपोर्टेशन दी, हादसे का इंश्योरेंस करवाया, ट्रैफिक पुलिस को फाइन दिया, गिर गए थे मशीन के पार्ट्स रिपेयरिंग करवाई, इंस्टॉलेशन करवाई, फाउंडेशन बनवाई। अभी मशीनरी में तुम्हें बेच रहा हूं, तुम्हें सारे पैसे मुझे दो। आप बोल रहे हो उसको, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा मैं सिर्फ सप्लायर के पैसे दूंगा, ये बोलेगा। क्या बोलेगा वो आप बताएं? सप्लायर को आपने 20 लाख रुपए दिए, बाकी और बहुत सारी पेमेंट्स हुई, आप मुझे बताएं वो आपको क्या पैसे देगा? सिर्फ 20 लाख रुपए सप्लायर वाले देगा या बाकी पेमेंट्स भी करेगा? क्या देगा? यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की पेमेंट हमें कर देगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की पेमेंट हमें नहीं करेगा। ये लो भाई, हाँ मशीन के पैसे नहीं बेटा, सप्लायर को कॉस्ट पे की है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे की है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे की है। मशीन के पैसे नहीं बोले ना, ऐसे बात करें, ऐसे बात करें तो बोल रहा हूं। सप्लायर के कॉस्ट के 20 लाख रुपए आपको दे देगा वो, बाकी जो आपने आगे पीछे इंस्टॉलेशन फाउंडेशन ये सारा किया वो नहीं देगा। नहीं, वो तो फैक्ट्री खरीद रहा है ना हमसे,
वो हमसे फैक्ट्री खरीद रहा है। बंदे के ऊपर होगा ना वो डिमांड। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, 2 मिनट, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने मशीनरी वगैरह खरीद के इंस्टॉल करवा ली, फाउंडेशन वगैरह बना ली ना, सब कुछ हो गया, मशीनरी आप यूज कर रहे हैं, दूसरा नहीं बोलो, मशीनरी आप यूज कर रहे हैं, अब आप उसी हालत में पूरी फैक्ट्री बेच रहे हैं, मशीनरी लगी हुई है उसमें, फैक्ट्री पूरी बेचेंगे, अब मशीनरी की अलग वैल्यूएशन कर रहे हैं, ऐसी समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो मशीनरी की सप्लायर की कॉस्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो जो बंदा है वो आपको क्या पैसे देगा? सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर और सप्लायर की कॉस्ट। सप्लायर को 20 लाख रुपए दिए और बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं देगा। स्टॉल तो है, सही है, ये बात तो है जी, कंपनी के पूरे पैसे देगा। लेकिन अगर हम अभी मशीन से स्पेसिफिकली मशीन की बात करें तो क्या बोलोगे तुम? मशीन के बारे में बताओ मुझे। वो तो पूरी, ये बोल रहे हैं पूरी कंपनी की एक वैल्यू निकलेगी ना, वो पैसे देगा, वो सही बोल रहे हैं आप, हम तो इस बात से सहमत हैं। लेकिन हम ये बोल रहे हैं अभी अगर मशीन स्पेसिफिक बात करें तो मशीन की वैल्यू भी तो होगी ना उसमें शामिल। तो मशीन की वैल्यू में वो किस किस वैल्यू की पेमेंट कर, किस किस कॉस्ट की पेमेंट करने के लिए हमें एग्री हो जाएगा, उससे बात कर रहा हूँ। अरे बेटा उसी वक्त बेच रहे हैं, एक दिन भी नहीं हुआ मशीन लगा के, पर्ची उसी दिन आ गई हमारे पास। नहीं समझ रहे ना, आपने गलत जवाब दिया बेटा, ऐसे नहीं बोले। आपको सवाल मैं दोबारा बता रहा हूं, गौर से सुना करें। 20 लाख रुपए सप्लायर को दिए, फिर बाकी इंस्टॉलेशन के अलग पैसे दिए, फाउंडेशन के अलग पैसे दिए, रास्ते में फाइन दिया है, ट्रांसपोर्टेशन पे किए हैं, रास्ते का इंश्योरेंस पे किया है, और फिर फाउंडेशन और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन करवाई है, टेस्ट रनिंग कॉस्ट पे की है, लाइसेंस बनवाया है, ये सब किया है। अच्छा मशीनरी लगी हुई फैक्ट्री के साथ बेच रहे तो मशीनरी की कौन कौन से पैसे देने के लिए वो राजी होगा, ये पूछ रहा हूँ। सप्लायर की कॉस्ट 20 लाख, लाइसेंस के देगा। एक बंदे से बात तो करने दो, हाँ लाइसेंस के भी देगा ये बोल रहे हैं। अच्छा सही, और आप बताओ, दे देगा वो, ये पैसे भी देगा दूसरे। अरे देखो 3 कैटेगरीज हो गई ना इसमें बेटा, वो तो मैंने इनको समझाने के लिए बोला। एक हो गया सप्लायर की कॉस्ट, असल में वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सप्लायर की कॉस्ट, सप्लायर की कॉस्ट अलग से बोल रहा हूँ, सप्लायर की कॉस्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 3 चीजें हो गई ना। अब आप मुझे इस तरीके से बताएं कि वो इन तीनों में से किस किस चीज के पेमेंट करेगा? सप्लायर की कॉस्ट और कैपिटल की करेगा, सप्लायर की कॉस्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर देगा। हाँ जी, आप यही बोल रहे हैं। क्या सप्लायर सिर्फ 20 लाख रुपए देगा, बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं देगा जी? अब बोलो, सप्लायर की कॉस्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी देगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी देगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं देगा। हाँ जी सही, आप भी यही बोल रही भाई। अगर वो हम उससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पैसे मांगे, फाइन के पैसे मांगे, तो वो क्या बोलेगा? भाई अगर मैं खुद मशीन लाता तो मैं थोड़ी ट्रैफिक का कानून तोड़ता, तुम्हारी गलती है। और जो हमने रिपेयरिंग करवाई वो क्या बोलेगा? मैं खुद मशीन लाता तो हम थोड़ी गिराते मशीन, तुम्हारी गलती है। लाइसेंस के तो देगा नहीं, लाइसेंस तो हमारा है, वो मशीन का थोड़ी है। और इसके अलावा जो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं उसकी पेमेंट हम उससे लाजमी लेंगे। उसका रीजन ये है कि अगर वो हमें पेमेंट नहीं करेगा ना कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो हम उससे बोलेंगे खुद मशीन खरीद लो जाकर। फिर वो जापान जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी देगा, ट्रांसपोर्टेशन देगा, तो बोलेगा यार ये सारी पेमेंट वैसे ही मुझे करनी है, तो एक काम करो इसी को दे दो और टेंशन से तो बचेंगे। इसका मतलब है ये जो सारी पेमेंट्स हैं ये सारी हमें रिकवर हो सकती हैं अगर हम एसेट को सेल करें तो। जितनी बच जाएगी लाइफ उसके मुताबिक होगी, लेकिन हमने फर्स्ट डे ही बेच दी। इसका मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर था रिकवरेबल, ये इसका नेक्स्ट क्राइटेरिया है। अगर कोई एक्सपेंडिचर रिकवरेबल ना हो, जैसे फाइन रिकवरेबल नहीं है, हम मशीन बेचेंगे वापस नहीं मिलेगा। अब अगर आप घर बना के बेचते हैं तो उसमें जितनी आपने ईंटें लगाई हैं उसकी कॉस्ट रिकवरेबल है, सीमेंट की कॉस्ट रिकवरेबल है, मजदूर की पेमेंट जो आपने की वो रिकवरेबल है, ट्रांसपोर्टेशन जो पे हुई थी, आप माल वाल लाए थे वो रिकवरेबल है। तो जो जो रिकवरेबल है वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है और वो बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट होगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया, ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जरूरी है कि वो अमाउंट मटेरियल हो, मटेरियल
मटेरियल मतलब कि आपके बिजनेस के लिहाज से बड़ा हो। अगर छोटा मोटा कोई अमाउंट होगा तो आप उसे कंसीडर ही नहीं करेंगे ना, आप बोलेंगे हटाओ यार इसको एक्सपेंस बना दो। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो मशीन खरीद के ला रहे थे, रास्ते में चाय पी ली आपने। पहली बात है चाय पीना नेसेसरी ही नहीं है, ये तो एसिड कॉस्ट में ऐड होगा ही नहीं। आपने क्या किया, आपने जो है वो मशीनरी लेके आए हैं और मशीनरी के साथ कोई एक डब्बा लगता है जो जहां पे ऑयल गिरता है, उसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल निकलता है उससे, तो उस डब्बे में गिरना चाहिए। वो डब्बा आपने परचेज किया, छोटा डब्बा है, वो 300 रुपये का आया हो। मशीनरी इंस्टॉल होगी, उसके नीचे आप वो डब्बा रख देंगे। अब मुझे बताएं मशीनरी करोड़ों की है आपकी, तो 300 रुपये का डब्बा आप लेके आए हैं, क्या ये मशीनरी को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए नेसेसरी है? रीजनेबल भी है। एक से ज्यादा अकाउंटिंग है तो फायदा भी देगा डब्बा, समझ में आ रही है? वो भारी प्लास्टिक का है। अब मुझे बताएं क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? हालांकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसका अमाउंट बहुत छोटा है मशीनरी के कंपैरिजन में, तो आप इसको पहले साल ही एक्सपेंस बना दोगे। अभी बोल रहे हैं क्यों भाई? अगर आपने इसको एक्सपेंस नहीं बनाया ना, मशीनरी के साथ साथ इसका डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा। अब 300 रुपये वैल्यू की डब्बे का डेप्रिसिएशन निकालते हुए अच्छे लगेंगे आप? अब आईसीएमए के अंदर आप जाएंगे ना, डिफरेंट जगह में आपको डस्टबिन रखी हुई नजर आएंगी। ये डस्टबिन कैपिटल एक्सपेंडिचर था या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था? कैपिटल। इससे ज्यादा अकाउंटिंग करते बेनिफिट दे रहा है। अब सालों बाद भी आएंगे तो ये डस्टबिन होंगी, एक्सपायर नहीं होंगी, ऐसा एक्सपायर हो रही। लेकिन आईसीएमए की अगर आप अकाउंटेंट के पास जाए फाइनेंस डिपार्टमेंट में और उससे बोले यार डस्टबिन दिखाओ, कहाँ लिखा हुआ है? जनरल लेजर में। जनरल लेजर में डस्टबिन का अकाउंट नहीं होगा, बल्कि उन्होंने जब डस्टबिन खरीदी थी ना उसी साल उन्होंने डस्टबिन का एक्सपेंस बना के खत्म कर दिया, क्लोज। एक्सपेंस क्लोज हो जाते हैं ना, एसिड क्लोज नहीं होते, एसिड ट्रांसफर होते हैं अगले ईयर में। तो डस्टबिन हालांकि फिक्स एसिड है, लेकिन इसका अमाउंट इमटेरियल होने की वजह से उन्होंने इसे क्या कर दिया, पहले साल ही एक्सपेंस बना दिया। लेकिन अगर ये डस्टबिन जो लेके आए हैं कि 50,000 की एक डस्टबिन हो, अब फिर ये इसका अकाउंट भी ओपन करेंगे, इसका डेप्रिसिएशन भी निकालेंगे, ये चक्कर है। लेकिन होती नहीं ना बजाय ये 50,000 की। कैपिटल एक्सपेंडिचर मस्ट बी मटेरियल। So these are the criteria by which we can identify whether expenditure is capital or revenue. आज theoretical lecture है, जरूरी है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया भी नहीं लग रहा, तो फिर हमारा वो एक्सपेंडिचर कौन सा होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मिसाल के तौर पर फाइन पे लगाए कोई क्राइटेरिया। फाइन अगर आप पे करके आ रहे हैं तो मशीन बेचोगे तो रिकवर होगा? नहीं। फाइन जो है वो एक से ज्यादा एक ही दफा पे होगा क्या? नहीं, बार बार पे हो सकता है। एसिड को हासिल करने के लिए नेसेसरी रीजनेबल भी नहीं है, रीजनेबल नहीं है, नेसेसरी है। और ये बेनिफिट भी एक से ज्यादा साल तक नहीं देगा। जब गलती करोगे उसका फाइन उस साल अदा करना पड़ेगा। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं। लेकिन एक बात बताइए मुझे, अगर एसिड यूजफुल कंडीशन में आ गया, चलना शुरू हो गया, तो क्या उसके बाद एसिड पे पैसे नहीं लगेंगे? लगेंगे। मेंटेनेंस होगी और ओवरऑलिंग होगी, ऑयल चेंज होगा, कलर वगैरह भी हो सकता है, पार्ट्स वगैरह टूटेंगे, रिपेयरिंग करवाएंगे, पैसे लग रहे हैं। यूजफुल कंडीशन में लाने से पहले की पेमेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगी या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगी, उसके क्राइटेरिया नहीं है जो बोर्ड आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। लेकिन अगर यूजफुल कंडीशन में आ गया एसिड, उसके बाद आपको डिटर्मिनेशन करना है कि ये ऐड होगा या नहीं, तो उसके क्राइटेरिया अलग है। मतलब ये डेफिनेशन कब अप्लाई करेंगे आप? जब पेमेंट वो हो जो यूजफुल कंडीशन में लाने से पहले की। अगर यूजफुल कंडीशन में आने के बाद की पेमेंट है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है मैं आपको बता रहा हूं। उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि वो पेमेंट एसिड की लाइफ या एफिशिएंसी बढ़ाए। लाइफ पता है ना क्या होती है? उर्दू में बोल दोगे जिंदगी। लाइफ मतलब टोटल कितना चलेगी। तो अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं जिससे एसिड की लाइफ ओरिजिनली अगर 10 साल थी, अब 12 साल हो गई, ओरिजिनली 10 साल चलना था, 12 साल चलेगा वो। या फिर पहले 1 घंटे में 1000 यूनिट बनाती थी मशीन, आपने ऐसा एक्सपेंडिचर किया कि 1 घंटे में उसने 1200 यूनिट बनाना शुरू कर दी, एफिशिएंसी बढ़ गई उसकी। तो ऐसा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और मशीन की कॉस्ट का पार्ट बना लेंगे। अब मुझे पता है मेंटेनेंस करवाते हैं ना, तो मेंटेनेंस से क्या होता है? लाइफ बढ़ती है? नहीं बढ़ती। मेंटेनेंस से
लाइफ उतनी ही रहती है जितनी ओरिजिनली एस्टिमेट हुई थी। अगर आपकी एक फॉर एग्जाम्पल मशीनरी है, उसकी लाइफ है 20 साल, एस्टिमेटेड लाइफ है 20 साल, और ये 20 साल कब रहेगी? जब आप मेंटेनेंस करवाते रहोगे। अगर आपने मेंटेनेंस नहीं करवाई तो 20 साल से पहले ही वो मशीन जो है वो पहुंच जाएगी। आप बाइक वगैरह कार वगैरह लेते हैं, मेंटेनेंस करवाते हैं ना, उसकी क्या होता है? आप गए मेंटेनेंस करवाई, जब आप कार लेके आए तो ओरिजिनली शोरूम वाले बोल रहे थे ये कार आपकी 30 साल चलेगी, और जैसे ही आप अगले महीने मेंटेनेंस करवा के आए उसकी लाइफ बढ़ के 31 साल हो गई। तो ऐसा होगा? नहीं होगा ना। मेंटेनेंस से उसकी लाइफ मेंटेनेंस क्यों बोलते हैं? निकला ही मेंटेन से। मेंटेन माने क्या होता है? बरकरार रखना। तो मेंटेनेंस कौन सा एक्सपेंडिचर है? एसिड को यूजफुल कंडीशन में लाने से पहले का या बाद का? बाद का। बाद के लिए क्या क्राइटेरिया है? ये क्राइटेरिया है, एनी एक्सपेंडिचर दैट इंक्रीजेस द लाइफ और एफिशिएंसी ऑफ फिक्स एसेट। लाइफ और एफिशिएंसी बढ़ाएगा। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो मेंटेनेंस है लाइफ और एफिशिएंसी बढ़ा रहा है? मेंटेनेंस लाइफ और एफिशिएंसी नहीं बढ़ा रहा तो ये एसिड कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। दिस इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, और अगर आप ऑयल चेंज कर रहे हो मशीन का, कैसे लाइफ और एफिशिएंसी बढ़ेगी? ये भी मेंटेन रहेगी, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये भी एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताएं, ओवरऑलिंग करवा लिया हमने। ओवरऑलिंग समझते हैं? पूरी मशीन खुलेगी, एक एक पुर्जा पुर्जा वॉश होगा, पानी से नहीं, ऑयल से, जो भी उसका होता है रेलेवेंट। फिर उसके जो पार्ट्स खराब हो गए या थोड़े से खराब हैं उनको रिप्लेस करके नए पार्ट्स लगा देंगे, फिर उसे दोबारा असेंबल करेंगे, तो मशीन चांद तक पहुंच जाएगी आपकी। अब इसकी लाइफ बढ़ेगी, लाइफ और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो हम बोलेंगे ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आपकी बात करूं, अभी आपका दिल निकाल के वॉश करके वापस लगा दें, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? जितना भी तुम लोगों ने बर्गर वर्गर खा के चर्बी वर्बी उसमें जमाई हुई है, वो सारी उसके वॉश में से निकाल दी गई। अब आपके खून का फ्लो क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सही है? तो इससे क्या होगा? फिर क्लॉट खत्म हो गया ना, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी ना। लेकिन ऑपरेशन से एफिशिएंसी खराब ही होती है। बहरहाल, लेकिन हम ये बोल रहे हैं आप बिल्कुल वैसे ही हो गए। अगर फॉर एग्जाम्पल ये ऑपरेशन कोई फरिश्ता आके कर जाए तो फिर सही होगा। ऐसा 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 होगा नहीं। ऑपरेशन से हमेशा जो है फरिश्ते की अलावा बात कर रहा हूं। बहरहाल, अब आप मुझे बताएं, अगर मैं कोई एक्सपेंडिचर नीचे क्या लिखा हुआ है? एनी एक्सपेंडिचर दैट इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब बोल रहा है अगर कोई भी एक्सपेंडिचर ऊपर वाले क्राइटेरिया से पूरा ना उतरे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। किसी भी एक भी क्राइटेरिया पूरा नहीं उतरे। अब हम एग्जांपल्स दे रहे हैं, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की वही एग्जांपल्स जो हमने पढ़ी। कॉस्ट पेड टू सप्लायर, ये तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एसिड की कॉस्ट का सबसे पहले यही पार्ट बनेगा, और सेल्स टैक्स ऐड होगा, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग, ये उछल क्यों रहेंगे, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रास्ते का इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, फाउंडेशन, इंस्टॉलेशन, टेस्ट रन कॉस्ट, और ऐसी कॉस्ट जो एसिड की लाइफ और एफिशिएंसी बढ़ा दे। और आखिर में इंटरेस्ट। क्या मतलब है? देखिए, इंटरेस्ट में एक मसला है। अगर आपने एसिड को हासिल करने के लिए उधार लिया है और उस पर आपको सूद पे करना पड़ रहा है, तो ये सूद एसिड को हासिल करने के लिए नेसेसरी है, रीजनेबल भी है। लेकिन जब तक एसिड यूजफुल कंडीशन में ना आ जाए ना, ये इंटरेस्ट एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनता है। जब यूजफुल कंडीशन में आ गया तो फिर अगला इंटरेस्ट पे करना नेसेसरी रीजनेबल थोड़ी है, अपना लोन अदा कर दो। इसी वजह से एसिड के यूजफुल कंडीशन में आने से पहले वाला इंटरेस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और यूजफुल कंडीशन में आने के बाद वाला इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वो एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। तो ये जो लिखा हुआ है ना, इंटरेस्ट इफ क्वालिफाइंग एसिड, ये आप आगे पढ़ेंगे। ये जो मैंने बोला है ना, यही लिखा हुआ है कि यूजफुल कंडीशन में लाने से पहले की पेमेंट अगर इंटरेस्ट की है तो नेसेसरी रीजनेबल ऐड होगी, बाद वाली ऐड नहीं होगी। ये किसकी एग्जाम्पल थी? कैपिटल एक्सपेंडिचर की। और आगे क्या लिखा है? एक्सेट्रा। आर दीज कंप्लीट एग्जाम्पल्स? नो, ये तो एग्जाम्पल्स है ना, एग्जाम्पल कंप्लीट कहाँ होती है? इसी वजह से हमने एंड में क्या लिख दिया? एक्सेट्रा, एट सेट्रा, लातीनी जबान का लफ्ज है। इसका मतलब क्या होता है? लिस्ट इज नॉट कंप्लीट, सो ऑन।
हम लोग कब यूज करते हैं, मैंने बताया था ना आपको पहले, क्या बताया था? बहुत सारी चीजें हो तो हमें लिखना है ना, जबकि हम लोग कब लिखते हैं तब हमें आगे पता नहीं होता। मतलब पाकिस्तान में लोग इसको ऐसे यूज करते हैं कि जब उनका काम खत्म हो गया तो एंड में ये लिख देते हैं कि और भी चीजें हैं, पता नहीं है उसे, लिख दिया उसने कि मेरे पास और भी लिस्ट है, लेकिन मैं बता नहीं सक रहा, टाइम नहीं है मेरे पास, हालांकि उसे पता ही नहीं होता बेचारे को। बहरहाल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की क्या एग्जांपल्स हैं भाई? रिपेयरिंग ड्यू टू नेग्लिजेंस, ये हमने बात की। रिपेयर एंड मेंटेनेंस या एसिड की यूजफुल कंडीशन में लाने से बाद की पेमेंट है। और फायर इंश्योरेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फायर इंश्योरेंस का मतलब क्या है? इंश्योरेंस करवा रहे हैं कि अगर आग लग गई तो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी नुकसान। कब करवाएंगे फायर इंश्योरेंस? यूजफुल कंडीशन में लाने से पहले या बाद में? पहले तो करवाएंगे ना, आप रास्ते का इंश्योरेंस, उसमें ये चीज इंक्लूड होती है, और वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यूजफुल कंडीशन में लाने के बाद भी आपको फायर इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, करवाएंगे ना, आग लग गई तो वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। ये फायर इंश्योरेंस क्योंकि यूजफुल कंडीशन में लाने के बाद की पेमेंट है, तो इसमें वो वाली डेफिनेशन नहीं लगेंगी शुरू वाली। इसमें हम क्या देखेंगे? लाइफ और एफिशिएंसी बढ़ेगी या नहीं। तो मुझे बात बताएं, अगर आप मशीन का फायर इंश्योरेंस करवा लें तो मशीन तो बड़ी खुश हो जाएगी और उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बोलेगी मेरा तो इंश्योरेंस हुआ है, मैं जल भी गई तो क्या हुआ? ऐसा होगा नहीं ना। इसका मतलब फायर इंश्योरेंस करवाने से एसिड की लाइफ और एफिशिएंसी नहीं बढ़ती, इसी वजह से ये एसिड की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। लेकिन उससे पहले वाला इंश्योरेंस जो था ना, रास्ते का इंश्योरेंस, वो एसिड को हासिल करने के लिए नेसेसरी और रीजनेबल होता है। डेफिनेशन याद रखिएगा, यूजफुल कंडीशन में लाने के बाद वाली डेफिनेशन एक ही है, लाइफ और एफिशिएंसी बढ़ाने वाली। बाकी सारी डेफिनेशन यूजफुल कंडीशन में लाने से पहले वाली है। अच्छा, ये जो यूजफुल कंडीशन में लाने से पहले वाली, यूजफुल कंडीशन में आने से पहले वाली डेफिनेशन है ना, वो बाद वाले एक्सपेंडिचर में भी लग सकती है, उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन यूजफुल कंडीशन में अगर आ गया ना एसिड, उसके बाद सिर्फ एक ही डेफिनेशन लगानी है आपको, ये वाली। बहरहाल फाइन, ये सारे कौन से एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि जब हमें एसिड की कॉस्ट निकालने के लिए दिया जाएगा ना, तो हम सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर एसिड की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, क्योंकि वो एक्सपेंस नहीं होते, वो एसिड होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर द एसिड्स बिकॉज दे विल बेनिफिट इन फ्यूचर, तो एसिड की कॉस्ट का पार्ट बना देंगे ताकि वो भी एसिड बन जाए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस बना के इसी साल क्या कर देंगे? एक्सपेंस को क्या करते हैं साल के एंड में? क्लोज। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस होते हैं, इनको उसी साल क्लोज कर देंगे। तो राइट नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट करने में हमारी इस साल हेल्प कर चुका होता है। इसी वजह से कहते हैं ये ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो इस साल हमें रेवेन्यू कमा के दे चुके हैं, और जो इस साल रेवेन्यू कमा के नहीं दिया जिन्होंने, बल्कि फ्यूचर में रेवेन्यू कमा के देंगे, तो उसको फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और एसिड्स, नॉन करेंट एसिड्स जो एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर तक बेनिफिट देंगे, वो इस साल हमें बेनिफिट थोड़ी देके अभी दिया है उन्होंने, आगे देंगे वो। उसका जितना पार्ट हमें बेनिफिट दे देगा ना, डेप्रिसिएशन कहते हैं उसको। अगर आपने मशीन खरीदी है और टोटल आपको 10 लाख की पड़ गई, वो सारे एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड करके, और 10 साल लाइफ है, तो एक साल में कितनी एक्सपायर होगी? 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन निकलेगा ना पहले साल, ये हमें बेनिफिट दे चुका है, इसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, एक्सपेंस बोलेंगे। बाकी 9 लाख का बच गया, वो एसिड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब देखें एसिड की कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए ना, ये कुछ और टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। जब हम कॉस्ट कंप्यूट करने जाएंगे तो उस वक्त हमें क्या करना है? सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड कर देने और सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इग्नोर कर देना है, इग्नोर कर देना है, उसको लेस नहीं कर देना उठा के। लेकिन उससे पहले कुछ और डिस्कशन हो रही है। जब आप कोई एसिड परचेज करने जाते हो, तो जिससे आप परचेज कर रहे हो, एज्यूम करो उसने किसी और से परचेज किया है। जिससे आप परचेज करने गए, उसने किसी और से खरीदा है वो एसिड 1 लाख का, उसे कितने का पड़ा? 1 लाख का। अब जब उसने खरीदा, डीलर है वो, तो उसको मैन्युफैक्चरर ने ये कहा कि मैं तुम्हें 1 लाख का बेच रहा हूं, तो मार्केट में 1,20,000 का इसको सेल कर देना। तो ये जो 1,20,000 है, ये डीलर ने खुद मुंतखब किया ये अमाउंट या मैन्युफैक्चरर ने उसको बताया है? तो मैन्युफैक्चरर क्या करता होगा? जिस किसी डीलर को भी देता होगा वो मशीन बेचने, उसे यही बोलता होगा 1 लाख का तुम्हें दे रहा हूं, 1,20,000 का मार्केट में बेच देना। तो ये जो 1,20,000 है ना, ये कहलाती लिस्ट प्राइस। क्या कहलाती?
ये लिस्ट मैन्युफैक्चरर की जानिब से डीलर को दी जाती है। अगर आपने कभी कोई फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी वगैरह खरीदा हो तो उनके पास एक फाइल रखी हुई होती है। आप बोलते हैं कितने का है, वो फाइल में देख के बताता है। तो उस फाइल में लिखा हुआ है 50,000, तो आपको क्या बोलता है, देखो 50,000 का है लेकिन मैं आपको 48 का दे रहा हूं। यानी कि अब नॉर्मल बेचारा जिसको नॉलेज ना हो बंदे को, वो क्या समझेगा कि इसने 50 की बेचनी थी, ये बेचारा 2,000 नुकसान में मुझे बेच रहा है। हालांकि कहानी ये नहीं है, कहानी ये है कि 50,000 की सजेशन दी थी किसने, मैन्युफैक्चरर ने उसको। तो वो लिस्ट उसके पास बनी हुई है कि इसे 50 का सेल कर दो। अब उसने खरीदा वो 40 का है, 40 उसकी कॉस्ट थी, 50 का उसको बताया मैन्युफैक्चरर ने, तो ये 50,000 लिस्ट प्राइस है। पूरी मार्केट में सबके पास वही लिस्ट प्राइस होगी, लेकिन आप क्या करेंगे, आप तो वहां से खरीदेंगे जहां से कम का मिले। तो आप बोलेंगे सही है, हम सुन्नत पे अमल करेंगे और हम पूरी मार्केट घूमेंगे। अब आप घूम रहे, तो आप जा रहे थे तो उसने बोला अच्छा सही है, 50 तो लिस्ट प्राइस, 50 का तो हम बेच रहे हैं लेकिन हमसे खरीदोगे ना 46 का देंगे, 46। पूरी मार्केट में कोई नहीं देगा, दावा है मेरा। आपने क्या हो गया क्या हो गया भाई, कहां से बोल रहे हो? तो गलत बात है ना, तो आप मुंह से बोले, सही तरीके से बोले मुंह से। आप तमीज नहीं सिखाई घर वालों ने, बेवकूफ। बात सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना। हम ये कह रहे हैं कि 40,000 उसकी कॉस्ट थी और लिस्ट प्राइस उसको बताइए कितनी, 50,000। अब वो 50,000 का बेचने के बजाय वो कह रहा है कि तुम अगर मुझसे खरीदना हो तो 46 का दूंगा, पूरी मार्केट में घूम लो, नहीं मिलेगी तुम्हें इतने की। आपने बोला सही है, फिर भी देख लेते हैं। पूरी मार्केट आपने घूमी, 46 का कोई नहीं दे रहा, आप वापस आ गए उसके पास। आपने बोला भाई सही है, आप हमें ये एसिड सेल करें। अब ये 4,000 रुपये इसने छोड़े हैं आपको, ये इसने क्यों छोड़े आप? क्या 4,000 छोड़ने की वजह से उसे नुकसान हो रहा है? 40 का खरीदा है, 46 का बेच रहा है, 6,000 का प्रॉफिट। लेकिन उसने 4,000 क्यों छोड़े? ताकि आप उससे अगली दफा दोबारा खरीदें और दूसरे लोगों को जाके बोलें कि अगर वो एसिड खरीदना हो तो उस वाली दुकान से खरीदना सस्ता देता है। इस तरीके से उसकी पब्लिसिटी भी होगी और उसकी सेल्स प्रमोट होगी। तो ये जो डिस्काउंट इसने आपको दिया है ना, इसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ये ट्रेड डिस्काउंट सेल को बढ़ाने के लिए दिया उसने। इस किस्म का एक और डिस्काउंट होता है, बुरा नहीं माना, इस किस्म का एक और डिस्काउंट होता है, वो कहलाता है क्वांटिटी डिस्काउंट। एक पिज्जा खरीदो लार्ज, एक और लार्ज पिज्जा फ्री। अब अगर लार्ज पिज्जा 1,000 का है, एज्यूम कर ले, तो 1,000 रुपए देके 2,000 रुपए का माल ले रहे हैं आप। इसका मतलब उसने 1,000 रुपए का आपको डिस्काउंट दिया है। ये भी क्यों दे रहा है? वो सेल को बढ़ाने के लिए। जब आप कोई ऐसी परचेज करने जाते हो तो लिस्ट प्राइस उसकी होती है, लेकिन जब आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो इसका मतलब है कि आपने वो एसिड लिस्ट प्राइस पे नहीं खरीदा, उसमें आप ट्रेड डिस्काउंट क्या कर देंगे, माइनस। एक मशीन खरीदने का 1,10,000 लिस्ट प्राइस है, उसने हमें 5,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो एसिड असल में हमने खरीदा ही कितने का है? 1,10,000 रुपए उसकी लिस्ट प्राइस है और 5,000 रुपए का उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो इसका मतलब है एसिड हमने खरीदा ही कितने का है? 1,10,000 का। तो हम क्या करते हैं कि जब हम कोई एसिड परचेज करके लाते हैं तो सबसे पहले उसका ट्रेड डिस्काउंट उसमें से क्या कर देते हैं, माइनस। क्यों? क्योंकि हमें ये पे ही नहीं करना है, हमें असल में क्या पे करना है, 1,05,000। एसिड कॉस्ट में ऐड क्या होता है? सही बोल रही हैं आप, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। एसिड कॉस्ट में इग्नोर क्या करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और लेस क्या करते हैं? एक चीज आपके सामने आ गई, एंड दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। तो आपको लिस्ट प्राइस देगा, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट उड़ा देना उसमें, क्योंकि हमें पे ही नहीं करना, वो हमें 1,10,000 पे ही नहीं करना, हमें 1,05,000 पे करना है। तो हमें 5,000 1,10,000 में से लेस करके 1,05,000 निकाल देंगे। अब आप उससे खरीद रहे हैं एसिड, उसने क्या बोला, मशीन कितने की, 1,10,000 लिस्ट प्राइस, 5,000 रुपए ट्रेड डिस्काउंट। तो आपने वो मशीन ने खरीद ली। अब आप उसे कह रहे हैं कि हम ये मशीनरी उधार में खरीदेंगे ऑन क्रेडिट। अब वो राजी हो गया कि सही हम आपको उधार पे बेच रहे हैं, और वो मशीन 1,05,000 की उसने आपको उधार पे सेल कर दी। जब आप उधार पे खरीदेंगे तो क्या होगा? वो बोलेगा हाँ सही सही उधार पे ले लो, अल्लाह हाफिज, मशीनरी ले जाओ। क्या होगा? अरे वो तो इंस्टॉलमेंट वगैरह पे होता है, इस पे इतना नहीं होता मामला। अगर वो ऊपर लगा देगा तो डिस्काउंट का फायदा जी, इंस्टॉलमेंट पे होता है। प्रॉमिस क्या भाई, आप उससे बात करेंगे ना, वो भी आपसे बात करेगा कि सही है उधार तो दे दिया, पैसे दोगे कब?
या कि आपने कभी किसी को उधार दिया है? उधार दिया आपने उसे 2000, अच्छा ये ले लो, उधार ले लो, बस चला गया वो। आप बोलते ले रहे हो, कितने दिन बाद दोगे? ये बात करते हैं ना, इसी तरीके से आपसे बात करेगा वो कि मशीनरी 1,05,000 की हमने सेल की है, पैसे कितने दिन में दोगे? तो आपकी और उसकी बात हुई और डिस्कशन होने के बाद तय पाया कि 30 दिन के बाद पैसे दिए जाएंगे। तो 30 दिन कहलाता है क्रेडिट पीरियड। क्या कहलाता है? देखिए लिखा हुआ है लिस्ट प्राइस की डेफिनेशन क्या है? डीलर को मैन्युफैक्चरर जो प्राइस सजेस्टेड बाय द डीलर और मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर। सही। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट जो कि हम ऑफर करते हैं सेल्स को बढ़ाने के लिए, 5,000 जो उसने छोड़े। ये डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता। क्यों? हमने कितने खरीदा एसेट? 1,05,000, तो हम डायरेक्ट ये लिखेंगे ना 1,05,000 का खरीदा है। उसने कितने का बेचा है? 1,10,000 का। 1,10,000 तो कुछ था ही नहीं, उसने बेचा ही 1,05,000 का, तो डायरेक्ट 1,05,000 रिकॉर्ड करेगा और ये डिस्काउंट लिखते नहीं है अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। यानी 1,10,000 की सेल थोड़ी रिकॉर्ड होगी उसके पास। जिसने मशीन हमें बेची है वो कितने की सेल रिकॉर्ड करेगा? डायरेक्ट 1,05,000 की। और हम परचेज कितने की रिकॉर्ड करेंगे? ये थोड़ी कि हम परचेज 1,10,000 की रिकॉर्ड करके फिर परचेज, हाँ ऐसा नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट 1,05,000 की सेल रिकॉर्ड कर लेंगे। क्रेडिट पीरियड क्या बताया मैंने आपको? ऐसे खरीदा तो आपके हाँ टाइम से होगा कि कितने दिनों बाद पेमेंट करोगे। उतने दिन से पहले सप्लायर आपको नहीं पकड़ेगा, ना आपसे कुछ पूछेगा, और उतने दिनों के बाद वो आपको छोड़ेगा नहीं, बोलेगा पैसे दो। इसका मतलब 30 दिन का पीरियड दिया है तो 30 दिन बाद वो आपके पास आएगा। अब अगर आप सप्लायर हो विषम, मैं छोड़ो तुमसे नहीं पूछ रहे, आप सप्लायर हो, उल्टे सीधे जवाब देता है असल में। आप सप्लायर हो और आपने इनको मशीनरी बेच दी 1,05,000 की, 30 दिन का आपने पीरियड दे दिया है, 30 दिन बाद पैसे देना। तो आपको कुछ नुकसान, कुछ दुख, कोई सदमा हुआ? नहीं हुआ। कोई फिक्र? क्या फिक्र है? पैसे देगा वो, ये मेरी गारंटी है, पैसे देगा वो, उसे छोड़ो, पैसे मिल जाएंगे आपको टाइम पे। इसके अलावा कोई मसला? ये तो बात की कहानी है, इसी से रेलेवेंट बात है जो आप बोल रहे हैं। आपको मसला क्या है, दुख क्या है जिसकी वजह से आप ये करोगे डिस्काउंट? आपने पैसे चीज बेच दी, पैसे नहीं आए तो क्या नुकसान है? आप जल्दी आए तो क्या कर लेते आप? हाँ, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि अगर ये पैसे मेरे पास जल्दी आ जाते ना तो दोबारा मशीन खरीदता, फिर बेचता, फिर खरीदता, फिर बेचता, फिर खरीदता, फिर बेचता, तो बहुत सारा प्रॉफिट हो जाता। अब ये पैसे तो मेरे पास नहीं आ रहे, तो इतने दिन के लिए मेरा फाइनेंस फंस गया। पहला खदशा। पहला मसला। दूसरा मसला, प्रॉफिट तो है ना, 1,10,000 की आप 1,05,000 की बेच रहे हो तो आपने खरीदा है 90 का, एज्यूम कर लो, प्रॉफिट में बेचोगे ना, नुकसान में थोड़ी कोई कारोबार करेगा जी। दूसरा नुकसान, दूसरा मसला आपके साथ ये है, अगर आज तुम इसको 1,00,000 रुपए उधार दे दो और ये तुम्हें दे रहा है 6 महीने बाद, तो उस 1,00,000 की 6 महीने बाद वो औकात नहीं होगी जो आज है। हाँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। तो 30 दिन बाद जब वो पैसे आएंगे तो महंगाई होने की वजह से इस पैसे की कदर कम हो जाएगी। तो ये दोनों मसाइल है आपके साथ, एक तो पैसे की वैल्यू भी कम हो जाएगी फ्यूचर में, दूसरा पैसा कारोबार से भी शॉर्ट हो गया। तो आप क्या करोगे? आप ये चाहोगे पैसे जल्दी मिल जाए। कौन? मतलब वही सप्लायर चाहेगा पैसे जल्दी मिल जाए, तो वो मजीद ऑफर मारेगा कि अगर तुम मुझे 5 दिनों में पैसे दे दो शुरू के, तो मैं तुम्हें मजीद डिस्काउंट दे सकता हूं 2,000 का। अभी जो 5 दिन बताए ना उतने शुरू के, ये कहलाता है डिस्काउंट पीरियड। क्या कहलाता है? डिस्काउंट पीरियड क्या है? क्या इतने दिन में पैसे आ गए तो मजीद डिस्काउंट दे दूंगा। और इस पीरियड में जो डिस्काउंट दिया जाएगा ना, वो क्यों दिया जा रहा है? इसी वजह से उसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। और वो ऑफर ही क्यों किया जाता है? पेमेंट जल्दी हासिल करने के लिए। ये तो मैंने पहले बताया था। और इस चीज को 3 चीजें हैं ना, क्या क्या? कितने दिन के लिए उधार दिया गया, क्या कहलाता है? वो क्रेडिट पीरियड। कितने दिन में डिस्काउंट मिल सकता है? वो डिस्काउंट पीरियड। और कितने % डिस्काउंट मिलेगा? कैश डिस्काउंट। इन तीनों चीजों को एक टर्म में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट टर्म। क्रेडिट टर्म में 3 बातें लिखी जाती है। असल में
अगर हम रसीद बनाए ना उसमें हम ये लिखे इंग्लिश में कि मैंने तुम्हें 30 दिन के लिए उधार दिया है, लेकिन अगर तुम 5 दिन में पेमेंट कर दो तो मैं तुम्हें मजीद डिस्काउंट दूंगा। ये इतना थोड़ी लिखना है आपको, उसकी जगह पे आपको ये लिखना है, ये देखिए 210 नेट 30। क्या मतलब है? 10 दिन में दे दोगे पैसे तो 2% डिस्काउंट दूंगा, और उधार 30 दिन के लिए दिया गया है। देखिए इसमें क्या लिखा भाई, ये जो 2 है ना ये परसेंटेज है कैश डिस्काउंट की, और ये जो 10 है ये क्या है? डिस्काउंट का पीरियड है, और ये क्या है? क्रेडिट पीरियड। अब ये क्रेडिट टर्म कहलाती है, ये लिख देते हैं बस उस पर, रसीद पे, इनवॉइस पे, सामने वाला खुद समझ जाता है। ये ऐसी भी हो सकती थी 315 नेट 45। क्या मतलब? 15 दिन में पैसे दोगे तो 3% डिस्काउंट, 45 दिन के बाद तो तुम्हें पैसे। देखिए एक और मैंने लिखी हुई है 515 नेट 60। क्या मतलब? 15 दिन में दोगे तो 5% डिस्काउंट, और 60 दिन के लिए आपको उधार दिया गया। व्हाट इज 60 डेज क्रेडिट पीरियड? सही जवाब दिया। व्हाट इज 60 डेज बोला तो बोल रहा 2 महीने। 60 दिन क्या है? क्रेडिट पीरियड। 15 दिन क्या है? डिस्काउंट का पीरियड, और 5% क्या है? परसेंटेज ऑफ कैश डिस्काउंट। तो 2 चीजें ऐसी हैं जो एसिड की कॉस्ट में से लेस होती है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कब लेस करेंगे? परचेज किया उसी वक्त लेस हो जाएगा, जबकि कैश डिस्काउंट कब लेस होगा? हम अगर कोई एसिड परचेज कर रहे हैं, मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह, हमने अगर मशीनरी खरीदी 1,10,000 उसकी लिस्ट प्राइस थी, उसने 5,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो ट्रेड डिस्काउंट तो उसी वक्त लेस करके हमने बोल दिया मशीनरी 1,05,000 की हो गई। अब उसने कहा कि अगर 10 दिन में पैसे दोगे तो मजीद 5,000 रुपए छोड़ दूंगा। अब ये 5,000 रुपए का डिस्काउंट मशीन की कॉस्ट में से लेस करके उसको 1,10,000 कब बनाओगे मशीन की कॉस्ट को? अगर 10 दिन में पेमेंट की तो, अगर 10 दिन में पेमेंट की तो मशीनरी फिर 1,05,000 से कम होकर 1,00,000 की हो जाएगी। लेकिन अगर हमें 10 दिन में पेमेंट ही नहीं की, हम पेमेंट कर रहे हैं 15 दिन बाद, 30 दिन बाद, तो ऐसी कंडीशन में कोई डिस्काउंट अब मजीद लेस नहीं होगा। इट मींस ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड एट वंस, लेकिन जो हमारा कैश डिस्काउंट है ये उस वक्त डिडक्ट होगा जब हम डिस्काउंट पीरियड के अंदर पेमेंट करेंगे। तो अभी तक हमारी क्या डिस्कशन हुई? हमारी ये डिस्कशन हुई कि एसिड की कॉस्ट निकालने के लिए, अभी मैंने आपको एक चीज दिखाई थी ना, एसिड की कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये देखिए हमने अभी डिस्कस किया था कि कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना है। कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देना है लिस्ट प्राइस में से, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, कैश डिस्काउंट अगर अवेल हुआ है तो माइनस कर दो। सिर्फ यही 2 चीजें हैं जो एसिड की कॉस्ट में से क्या होंगी? लेस होंगी। इसके अलावा कोई चीज लेस नहीं करनी है आपने। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जितने भी आएंगे उनको एसिड की कॉस्ट में क्या कर देना है? ऐड। और जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएंगे उन सबको क्या कर देना है? इग्नोर। तो एसिड की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। यानी ये कंपटीशन बनेगा जिसमें ये स्टेप्स आपको परफॉर्म करने होंगे। और दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ नॉन करेंट एसिड, कि आपको एसिड की कॉस्ट निकालनी है। तो नाउ वी आर गोइंग टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल नॉन करेंट एसिड। एक एग्जांपल आएगी, उसके अंदर मैं टेंजिबल प्लांट एसिड की कॉस्ट को कंप्यूट करेंगे। अच्छा बेटा ये हमारा सवाल है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। मकसद है कि हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है एसिड। क्या लिखा हुआ है देखिए, Jan 1, 2007 को अदनान कंपनी ने एक मशीन एक्वायर कर ली, लिस्ट प्राइस है 2 लाख। मतलब जिससे खरीदने गए हैं उसको मैन्युफैक्चरर ने बताया है कि 2 लाख का बेचना, सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। और उसने हमसे बोला कि मैं तुम्हें 10% ट्रेड डिस्काउंट देता हूँ, यानी इसका मतलब है 20,000 रुपये तो हमें इसमें से नहीं देने। तो सबसे पहले इस 2 लाख में से वो 20,000 डिडक्ट कर लेंगे। तो एसिड कितने का बढ़ गया हमें? 1,80,000। द क्रेडिट टर्म वर 210 नेट 30। क्रेडिट टर्म क्या है कि 10 दिन में पैसे दोगे तो 2% डिस्काउंट, और 30 दिन के लिए उधार दिया गया है। अब आप देखें थर्ड लाइन के एंड में देखें, जनवरी 9 को हमने पेमेंट कर दी। खरीदा कब था? जनवरी 1। कब तक डिस्काउंट अवेल हो सकता था? 10 दिन कब पूरे होंगे? 11। आपको बताया था डेट ऑफ सेल काउंट नहीं होती। तो आप इसमें ये करें कि 1 में 10 ऐड कर लें। 1 में 10 ऐड करें तो आपको मालूम चला कि 11 आ रहा है, 11 तारीख को ही पेमेंट हो गई ना, डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। अगर आपने 5 तारीख को खरीदा होता तो 5 में आप 10 ऐड करें, कितना आएगा? 15। 15 को ही पेमेंट हो गई तो डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। अगर आपने खरीदा है फॉर एग्जाम्पल 20 तारीख को,
20 में आप 10 ऐड करें 30 तारीख तक ही पेमेंट होगी तो डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। और हमने कब पेमेंट, अभी से इसमें क्या है, जनवरी 1 को खरीदा है, 10 दिन डिस्काउंट पीरियड है, तो 11 तारीख को ही पेमेंट हो जाती है ना, डिस्काउंट अवेल हो जाता है, और 9 को ही पेमेंट कर दी। इसका मतलब है डिस्काउंट अवेल हो गया। कितना परसेंट? 2%। 2% का मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 है। 10 नहीं कर देना, ये 10 जो है ये तो डेज हैं डिस्काउंट पीरियड के। तो मुझे बताएं कितना अमाउंट हमारा रह गया था? 1,80,000 का 2% हमें नहीं देना है, क्योंकि हमने डिस्काउंट पीरियड में पेमेंट कर दी है। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है? सेल टैक्स भी देना है हमें 5%। सेल टैक्स क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये एसिडी कॉस्ट में ऐड होगा। फाउंडेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंस्टॉलेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर, टेस्ट रन कॉस्ट, फ्रेट, 2 साल की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रास्ते का इंश्योरेंस एसिड को हासिल करने के लिए नेसेसरी रीजनेबल होता है, और एसिड की लाइफ में एक ही मरतबा पे होता है। आगे, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन सर्टेन पार्ट ऑफ द मशीन वाज डैमेज्ड, दैट वाज रिप्लेस्ड एट 500। व्हाट इज दिस? रिपेयरिंग है ना? रिपेयरिंग कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है? इंस्टॉलेशन एसिड को यूजफुल कंडीशन में लाने से पहले के एक्सपेंडिचर की क्या डेफिनेशन थी? एसिड को हासिल करने के लिए नेसेसरी भी होना चाहिए, रीजनेबल भी होना चाहिए। तो ये जो रिपेयरिंग आप कर रहे हैं एसिड को तोड़ने के वक्त, इंस्टॉल करने के वक्त तोड़ दिया आपने एसिड, रिपेयरिंग कर रहे हैं, ये एसिड को यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए नेसेसरी है? यस। रीजनेबल है? रीजनेबल नहीं है ना, इस वजह से आप एसिड कॉस्ट में इसको ऐड नहीं करेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी ऐड होगी। सर्टेन पार्ट वाज रिप्लेस्ड विद एन एडवांस वन, उस मशीन में से एक पार्ट निकाल के उससे दुगनी पावर का, 3 गुना ज्यादा पावर का आपने पार्ट लगा दिया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये जो फाइन पे किया रेवेन्यू, ये एसिडी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। फाइन जो पे कर रहे हैं ना वो एसिड को यूजफुल कंडीशन में लाने से पहले का है ना, तो ये रीजनेबल नहीं है ना बेटा। जो पेमेंट एसिड को हासिल करने के लिए या यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए नेसेसरी और रीजनेबल, इनमें से कोई एक चीज भी टूटेगी तो नहीं होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। करना क्या है, हमें कॉस्ट निकालनी है एसिड की। तो आइए कॉस्ट निकालते हैं। इसके लिए कंप्यूटेशन बनेगा। शुरुआत कहां से होगी? लिस्ट प्राइस से। आज मैं पहला कंप्यूटेशन बनवा रहा हूं, कल की क्लास में हम इसके मजीद कंप्यूटेशन नहीं बनाएंगे, इंट्रीज नहीं बनाएंगे, और हम डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन निकालने से पहले कॉस्ट निकालनी पड़ती है जी। कंप्यूटेशन फॉर टोटल कॉस्ट करवाइए भाई। सबसे पहले लिस्ट प्राइस लिखेंगे। कितनी लिस्ट प्राइस है? 2 लाख। इस पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है कितना? सवाल में देखिए 10%। ट्रेड डिस्काउंट, तो एसिडी कॉस्ट में 2 ही चीजें लेस होती हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट भी इसमें लेस होगा, कैश डिस्काउंट भी लेस होगा। ये ट्रेड डिस्काउंट हमें कब मिला? फर्स्ट डे हम गए थे, हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला कितना परसेंट? 2 लाख का 10%। तो हम लिखेंगे 2 लाख का, या कैलकुलेट करके दिखा देना, 20,000। इसका 20% ले लेंगे हम, 20,000 आ गया, माइनस 20,000। देखिए आज पहला दिन है, हमने एसिड परचेज किया है, तो हमें वो एक रसीद बना के देगा, इसे कहेंगे इनवॉइस। दिस इज नॉट द फाइनल इनवॉइस, लेकिन इस इनवॉइस पे वो लिख के देगा कि मैंने आपको एसिड कितने का बेचा है। ऐसे हाँ 1,80,000 का बोलेगा, हमने आपको एसिड 1,80,000 का बेचा है उसपे। और इसके अलावा क्या लिख के देगा? क्रेडिट टर्म लिख के देगा, 210 नेट 30 और भी डिफरेंट मशीनरी के बारे में कुछ लिखा होगा। तो ये जो हमारा रसीद बनी है ना, इसे हम क्या कहते हैं? इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस क्या कहते हैं? और इस पर जो अमाउंट लिखा हुआ होगा वो क्या लिखेगा? 2 लाख लिखेगा वो, उसने बेचा 1,80,000 का है, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। क्यों बोलते हैं इसको इनवॉइस प्राइस? ओके, इनवॉइस पर लिखी हुई होती है। फिर हम चले जाएंगे, फिर हम जनवरी 9 को आए। ये कंपटीशन कौन बना रहा है? वो बना रहा है, हम बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं, मशीन हमने खरीदी है। हम ये डिटरमिन कर रहे हैं कि हमें एसिड कितने का पड़ा, तो हमें वो तो ये रिकॉर्ड कर लेगा 1,80,000 की मैंने सेल की है, वो उसके लिए तो ये मर्चेंडाइज है ना, वो एंट्री बना देगा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 1,80,000। मशीन तो हमने खरीदी है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन पे करेगा? हम पे करेंगे, हमारा ताल्लुक है इससे, सेलर का ताल्लुक थोड़ी है। तो हमने ये बोला है कि हमें मशीन पड़ गई 1,80,000 की, कब? जनवरी 1 को। अब जनवरी 9 को जब हम गए तो क्योंकि हमने डिस्काउंट पीरियड में पेमेंट कर दी है तो हमें 2% और छोड़ेगा। किसका 2% छोड़ेगा? 1,80,000 का। तो हम मशीन की कॉस्ट में से वो कैश डिस्काउंट भी लेस कर देंगे। 1,80,000 का 2%। ये कंपटीशन हमेशा ऐसे ही बनता है, इसका 2%, 3600 रुपये हमें मजीद डिस्काउंट मिल गया। अब मशीनरी हमें कितने की पड़ गई? 1,76,400। ये अमाउंट क्या अमाउंट है? ये वो अमाउंट है जो हम सप्लायर को दे देंगे। ये लो भाई, 1,76,400 उसे देंगे। इसी वजह से इसको कहते हैं नेट कैश प्राइस। क्यों? ओके, ये वही अमाउंट है कैश का जो हम देंगे सप्लायर को। अल्टीमेटली यहां तक काम हो गया, लेकिन सप्लायर क्या बोलेगा? मैं ना छोड़ूं तुम्हें, अभी ये तुमने मुझे दिए हैं पैसे, लेकिन इस पर गवर्नमेंट का सेल टैक्स भी तुम्हें देना है। आपको मालूम है जो भी चीज आप खरीदते हैं उस पर सेल टैक्स दे रहे होते हैं आप। आमिर खान की वो आपने वीडियो देखी होगी, बता रहा हूं ना, जब भी तो रस्सा किया, जिसमें आमिर खान बैठा है और वो बोल रहा है कि भाई आम शहरी थे भाई, आप टैक्स देते हैं। तो वो बोल रहा है भाई मैं कहाँ टैक्स देता हूं, क्योंकि उसको इनकम टैक्स नहीं बनता था। तो आमिर खान ने बोला भाई सब लोग टैक्स देते हैं, आप ये खा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल बिस्किट खरीद के उस पर आप टैक्स दे रहे हैं, आप कपड़े पहने हुए उस पर टैक्स दे रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं। सेल्स टैक्स तो हर चीज पर है, इनकम टैक्स नहीं दे रहे आप, अलग बात है, क्योंकि आपकी इनकम उतनी नहीं है अभी। हालांकि आप कमा नहीं रहे, लेकिन आप लोग भी सब सेल टैक्स पे कर रहे होते। तो सेल टैक्स पे किए बगैर एसिड आपको वो नहीं देगा। कौन? सप्लायर। अगर उसने आपको दे दिया ना एसिड, तो सेल टैक्स उसको अपनी जेब से देना पड़ेगा। क्या बोल रहे? नहीं, ये गुड्स पे होता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे सेल्स टैक्स। दो किस्म के सेल टैक्स हैं, सूबाई है और वफाकी है। वफाकी एफबीआर लेता है और सूबाई जो है एसआरबी लेता है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड। जितने किस्म के भी सेल टैक्स आप देंगे, अगर वो रिकवरेबल नहीं है, वापस कहीं और से मिलेंगे नहीं, तो वो एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, एसिड की कॉस्ट में ऐड होंगे। और वो बंदा हमें जब तक सेल टैक्स नहीं देंगे ना, मशीन हमें देगा ही नहीं। हम उसे सेल टैक्स देंगे और यहाँ लिखा हुआ है नेट कैश प्राइस का हमें देना है। देखें आप, नेट कैश प्राइस पर 5% सेल टैक्स देना है, 5% इस सवाल में। तो मुझे बताएं इससे हमारे एसिड की कॉस्ट बढ़ेगी कम होगी? कम होने वाले, कम करने वाले सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं, यही ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इसके अलावा कुछ लेस नहीं करना है आपने। अब हम एसिड की कॉस्ट में ऐड करेंगे क्या? सेल्स टैक्स। इससे एसिड की कॉस्ट बढ़ जाएगी। कैसे ऐड होगा? 1,76,400 का 5%। जी भाई क्या आ रहा है? इसका 5% कर रहे हैं कैलकुलेट आप या नहीं? ये ऐड होगा। अब स्टूडेंट मिस्टेक क्या कर सकता है? पहली मिस्टेक, यहां मैंने 2% लगाया ना, ये वो क्या करेगा? मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूं। इस वजह से बच्चे गलतियां करते हैं। क्यों किया उसने डिवाइड बाय 10? यहां से देख के जल्दी में देर हो जाती है। मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10 भी करेंगे। ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये 2% लिखा हुआ है। 2% मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100। 10 तो डेज है, वो अलग चीज है। दूसरी चीज गलती स्टूडेंट क्या करता है? यहां से माइनस किया क्या? ट्रेड डिस्काउंट। यहां से माइनस किया क्या? कैश डिस्काउंट। वो यहां से इसको ही माइनस कर देता है। क्यों? क्योंकि वो माइनस करता हुआ आ रहा है ना, तो उसका हाथ माइनस की तरफ चला हुआ होता है, इसे भी माइनस कर देता होता है। हालांकि सेल टैक्स ऐड होना होता है। तो ख्याल रखिएगा, सेल टैक्स को माइनस नहीं करना है भाई, ऐड करना है। माइनस होने वाली दो ही चीजें हैं। अब ये सेल टैक्स एसिड की कॉस्ट को बढ़ाएगा और हमें एसिड बढ़ गया कितने का? 1,85,220। क्या मतलब है? सप्लायर हमसे 1,76,400 भी ले लेगा और 8,820 भी ले लेगा। 1,76,400 अपने दराज में डाल देगा और 8,820 हुकूमत के खजाने में जमा करवा देगा। लेकिन लेगा हमसे वो 1,85,220 और हमें रसीद भी बना के देगा। उस पर लिख के देगा कि 1,76,400 का एसिड है और सेल टैक्स मैंने उस पर इतना कलेक्ट किया है, वो हमें देगा। हमारे पास सबूत होना इसका। इसी वजह से जो फाइनल इनवॉइस बनेगी उस पर टोटल अमाउंट क्या मेंशन हुआ होगा? एक और इनवॉइस बनेगी ना,
1,85,220। इसी वजह से इस अमाउंट को कहते हैं नेट इनवॉइस। नेट मतलब फाइनल, दिस इज द फाइनल अमाउंट दैट वी विल पे टू सप्लायर। तो हमें एसिड अब तक पड़ गया 1,85,220। लेकिन कहानी यहाँ तक खत्म नहीं हुई। यहाँ से तो हम सप्लायर की दुकान से निकले, अब हमें मजीद पेमेंट्स करनी है। देखिए नीचे शो हो रही है, फाउंडेशन, इंस्टॉलेशन, अला फला। इनमें से जो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी एसिडी कॉस्ट में, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनको क्या कर देंगे हम, इग्नोर, लेस नहीं करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास जो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम हेडिंग डाल लेंगे, ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ये क्या क्या है भाई इसमें? इसमें फाउंडेशन है, इंस्टॉलेशन है। पहले नाम लिख लेते हैं, फाउंडेशन, इंस्टॉलेशन और टेस्ट रन कॉस्ट, फ्रेट, टेस्ट रन कॉस्ट। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दूं ना तो बता देना, गलती ना हो जाए। 2 ईयर फायर इंश्योरेंस लिखूं, ये इग्नोर करेंगे। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट लिखूं क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। टेस्ट रन कॉस्ट का मतलब ये है कि जब एसिड इंस्टॉल हो जाएगा ना तो आप इंजीनियर से बोलेंगे यूनिट बना के दिखाओ कैसे प्रोडक्शन होगी, तो उसके भी वो हमसे पैसे लेगा और उस पर खर्चा भी होगा यूनिट बनाने में। तो ये एसिड को चलाने के लिए नेसेसरी भी है, रीजनेबल भी है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये खर्चा जब ये हो जाएगा फिर एसिड यूजफुल कंडीशन में आ जाएगा। रास्ते के इंश्योरेंस के बाद कौन सा है भाई? इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी से पहले जो हमने लिखा हुआ है ना ये रिपेयरिंग, ये इग्नोर कर देंगे हम। और ये जो हमने पार्ट रिप्लेस किया ये ऐड होगा, फाइन इग्नोर होगा। तो हम क्या बोलेंगे? एडवांस पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट विद एडवांस वन। अब मुझे बताएं कौन कौन कितने कितने अमाउंट है इनके? 1780 1500, 1780 1500 और बताओ 1000 और 5000, 1000 और 5000। इसके बाद 2000 थोड़ी है भाई, बिरयानी उसने खानी है, गलती तुम कर रहे हो। 1000 इंपोर्ट ड्यूटी 1000 और ये 3000। इन सबको कर लेंगे ऐड। और ये ऐड होकर अभी एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, एक क्वेश्चन आ रहा है। दिस इज टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ये एसिड कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। और एसिड अभी इनिशियली कितने का पड़ गया था? ये 1,85,220, उसमें ये ऐड हो जाएगा और हमें एसिड पड़ गया 1,99,500। दिस इज टोटल कॉस्ट। यही तो हमें निकालनी थी। क्यों हमें ये निकालनी क्यों है और सही क्यों निकालनी है? क्योंकि डेप्रिसिएशन इसमें से निकले। अब इसके अगला स्टेप डेप्रिसिएशन है, तो इसमें से डेप्रिसिएशन निकलता है। इस वजह से कॉस्ट का कंप्यूट करना, सही कंप्यूट करना जरूरी है। क्या तरकीब बहुत आसान है। लिस्ट प्राइस लो, फिर डिस्काउंट माइनस करो, इनवॉइस प्राइस आ गई, कैश डिस्काउंट अवेल हो गया तो माइनस करो, नेट कैश प्राइस आ गई, सेल टैक्स ऐड करो, नेट इनवॉइस आ गई। सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड कर दो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोड़ दो। एक सवाल मेरा ये है कि अगर ये सेल टैक्स जो मैंने यहां पे ऐड किया है मैं यहां पे लिखूं और ऐड करूं तो क्या टोटल कॉस्ट 1,99,500 आएगी? और ये जो सेल टैक्स है ये भी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसको इसके खानदान से जुदा क्यों किया? अगर आप यहां नहीं लिखे, यहां पर ना लिखे ना सेल टैक्स को और यहां लिखें तो टोटल तो वही आएगा लेकिन फॉर्मेट गलत होगा। हाँ गुड। तो इंस्टॉलेशन वो जो रास्ते का इंश्योरेंस है वो भी तो उसी वक्त हुआ है, उसी दिन हुआ होगा। ये जिससे सप्लायर से लिया था उसको दिया था ना। ये है बात, यही बात आप दोनों बोल रहे हैं। इस सप्लायर को जो हमने पेमेंट किया ना उसका फाइनल अमाउंट निकालने के लिए हमने सेल टैक्स को यहां पे रखा है ताकि हमें मालूम चल सके कि सप्लायर के पास कितने पैसे गए, क्योंकि इसका सबूत भी हमारे पास होगा। सप्लायर की इनवॉइस 1,85,220। इस वजह से हमने सेल टैक्स को अलग किया है। तो कुछ जगहों पर आपको सेल टैक्स यहां पे लिखा हुआ मिल रहा होगा इधर, तो वो कंप्यूटेशन गलत है कॉन्सेप्चुअली, लेकिन कॉस्ट उसकी सही आएगी। तो यहां पे एक आध नंबर उसका कट जाएगा बच्चे का अगर सेल टैक्स को यहां लिख दिया जाए। तो व्हाट वी हैव डन टुडे, वी हैव इंट्रोड्यूस यू टू द अकाउंटिंग फॉर नॉन करेंट एसिड। उस समय देखा कि नॉन करेंट एसिड में कितने इवेंट्स है, परचेज
परचेज है, डेप्रिसिएशन है, डिस्पोजल है। वालेकुम सलाम। सही है, चलिए मैं 5 मिनट में भेजता हूँ, 2-3 मिनट के अंदर ही। एजुकेशन पर है बेटा, काम आ जाए कोई चीज़ शायद। इसमें कभी कभी जो है काउंसलिंग भी आ जाते हैं, बहुत अच्छे लोग भी आ जाते हैं, तो उनसे ताल्लुकात वगैरह भी आपके बन सकते हैं, वो आपको आगे की अच्छी गाइडेंस भी दे सकते हैं। तो अगर एजुकेशन पर हो तो उसको तो नहीं छोड़ना चाहिए। बहरहाल आपकी मर्जी। आप मुझे बताएं, हाँ कॉस्ट निकालना सीख लिया हमने। कॉस्ट निकालना सीखने के लिए हमने देखा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वगैरह। तो टिल नाउ वी हैव स्टडीड हाउ टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल नॉन करेंट एसेट। अब कल यहीं से आगे काम करेंगे, इसके और कंप्यूटेशन बनाएंगे, एंट्रीज बनाएंगे और डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।